अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। मैं हूं महक असलम। हफ्ते का पहला दिन है और नया जोश है, नया जज्बा। क्या नया है? सब कुछ नया नया सा है। मुबारक हो किस बात की और किसको थोड़ी देर में बताते हैं। अभी क्या बताना है? अभी मेरा ख्याल है गिलगित बल्तिस्तान वालों को भी मुबारक हो, क्योंकि ज़ाहिर उनके लिए बड़ा अच्छा ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अबूरी सूबे की हैसियत देने का ऐलान किया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों को सामने रखकर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का दरीना मुतालबा पूरा किया है। जब तक वज़ीर-ए-आज़म में ख्वाहिश है कि यौम आज़ादी गिलगित के लोगों के साथ मनाएंगे। और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान ने भारत की चीखें भी निकाल दी है। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबे की हैसियत देने के ऐलान को गैर कानूनी करार देने लगा और पाकिस्तान ने भारतीय वज़ारत ख़ारिजा के बयान को गैर ज़िम्मेदाराना करार देते हुए इस बयान को ही मुस्तरद कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान की तरफ से एक पॉजिटिविटी। लेकिन उस पर भारत का क्या रवैया है या हकीकत क्या है भारत की चीज़ को लेकर, वो भी दुनिया के सामने आहिस्ता आहिस्ता से आया होती जा रही है। और यही रवैया भारत का हम वैसे आम बात है कि देखते ही आए। एनीवेज जी, जब हम गिलगित की बात करें तो ऑपोजिशन जमातों ने एतराज़ उठाया। एहसन इकबाल साहब ने इससे मुताल्लिक कहा कि क़ब्ल अज़ इंतखाबात जो हैं वो धांधली हो रही है। इलेक्शन कमीशन वज़ीर-ए-आज़म को शो कॉज नोटिस जारी कर ये उन्होंने कहा। एनीवेज ये तो ज़रा होता ही आया, जब भी इंतखाबात का मौसम होता है ऐसे मामला हम देखते ही हैं। एक अच्छी खबर वो नहीं जिसकी मुबारकबाद दी थी, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन अच्छी खबर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में 4 माह बाद कमी हुई है। ₹1.57 और हाई स्पीड डीजल 84 पैसे सस्ता कर दिया गया है। 2 रुपए। चलिए तकरीबन 2 रुपए। तकरीबन 2 रुपए। ये अच्छी बात है। अवाम इतनी मुश्किलात में, कुछ तो अच्छी खबर और इसका इम्पैक्ट ज़ाहिर आता है, आना चाहिए क्योंकि अवाम इतने मुतालबे करिए, हुकूमत भी काम करिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अच्छी होंगी, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आएंगी। और ये जो पेट्रोल की खबर है, ये आई थिंक एक अच्छी खबर आज के दिन के लिहाज से, इसलिए क्योंकि आज पहला दिन, आज और भी बहुत अच्छी खबर है। मैं बार बार शुएब को बता रही हूँ यार बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी जानने को बेताब है, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, बताएंगे वो अच्छी खबर क्या है। चलिए एक और बात कर लेते हैं आपसे, और वो ये है मियाँ और बीवी का जो ताल्लुक है, नज़ार है दुनिया का पहला रिश्ता मियाँ और बीवी का रिश्ता। और इसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि वो अपने हर परेशानी और जनरली कोई भी बात हो वो अपनी वाइफ से, बुशरा बीबी से शेयर करते हैं। वो साथ ही वो कहते हैं कि वो शख्स बेवकूफ़ होगा जो अपनी अहलिया से मशवरा नहीं करता। मैं तो मशवरा भी करता हूँ, मैं तो हर बात बताता हूँ, बल्कि मैं उसके मशवरे पर चलता हूँ। ये दुनिया के पहले में है, लेकिन जो हर बात बताते हैं। लेकिन अब एक और शख्स भी इस सफ में शामिल हो गए जो अपनी बीवी से हर बात शेयर करेंगे, हर मशवरा करेंगे, या ऑपोजिट भी हो सकता है। हाँ। वो बीवी भी ज़ाहिर है हर बात शेयर करेंगी। अब बात हम किसकी कर रहे हैं? एक नया कपल किसका है? ज़ाहिर महक छुट्टियों पर थी, निकाह हुआ है। निकाह की बहुत बहुत मुबारकबाद महक आपको। और माशाल्लाह अजान की दुल्हन प्यारी लग रही हैं आप। अल्लाह आप दोनों के लिए। मैंने दुपट्टा पढ़ लिया है, लेकिन ज़ाहिर है ये बताइए जो आइडिया था कि दुपट्टे पर लिखा हुआ अजान की दुल्हन, ये डिजाइनर ने आपको बताया? हाँ, ये डिजाइनर ने मुझे रिकमेंड किया था। खुद मैं इतनी कोई क्रिएटिव नहीं हूँ, यानी आपने अजान ने कुछ खुद से डिस्कस एंड डिसाइड नहीं किया? नहीं, सिर्फ ये जो पिक्चर्स हैं या कहाँ पे करवानी है, कहाँ पे फोटो शूट होना चाहिए, ये जरूर डिसाइड किया था। लेकिन ये जोड़ा और ये जो लिखा गया है, ये मैंने कुछ नहीं डिसाइड किया था। चलिए, लेकिन अब आपको जो कुछ डिसाइड करना है, वैसे तो ज़ाहिर है यू आर स्टिल एन इंडिविजुअल, बट ये बड़ी अच्छी बात होती है कि मियां से मशवरा किया जाए। बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं कि हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, इसी तरह एक कामयाब औरत के पीछे मर्द का भी हाथ है। अच्छा जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरे पास एक खबर टर्किश शेफ से मुताल्लिक भी है, वो आपसे शेयर कर लेते हैं। टर्किश शेफ बुराक ओज़दमीर आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं, और आपको पता है कि ज़ाहिर है उनके मद्दा भी हैं, और अभी उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान में वो रेस्टोरेंट खोलेंगे। इसके साथ साथ जो पनाह गुज़ीन है, जो पनाहगाह इमरान खान साहब के हुक्म पर कायम की गई थी, वहाँ पर वो गए और उन्होंने खुद से खाना बनाया। और जाहिर है जब बुराक ओज़दमीर ने खाना बनाया होगा तो बहुत ही लजीज होगा। और तुर्की के खाने वैसे बहुत मज़े के होते हैं, वहाँ का कहवा इतना मज़े का होता है। मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत तारीफ सुनी है। जब मैं जाऊँगी मैं ज़रूर। ठीक है, आजान को हमने ये ना मैसेज दे दे कि लेकर जाए आपको फौरन से टर्की। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उस चीज़ की बात करते हैं जिसके लिए मुस्लिम उम्मा काफ़ी बेताब थी, यानी काबे की ज़ियारत।
और तवाफ, सफ़ा मरवा की सई और रोज़े रसूल पर हाज़िरी, ये वो चीज़ें थी कोविड की वजह से इन पर पाबंदी थी। और 8 माह बाद दुनिया भर के मुसलमानों के अरमान जो हैं वो भर आए हैं और मुसलमानों को अब इजाज़त मिल गई है कि वो तमाम तर जितनी भी जो है ज़ियारतें हैं उनको पूरा कर सकते हैं। कह सकते हैं ज़ाहिर है पहले भी हो रहा था, लेकिन अब ये कि जो दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं वो आ सकते हैं, उनके जो काफिले पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इस पर थोड़ा सा मामला बदला है, मुख्तलिफ है। पहले हम अगर पाकिस्तान से ट्रेवल करते थे तो हम एहराम पहन के जाते थे, एहराम की हालत में जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नॉर्मल ड्रेस में जाएंगे, वहां 3 दिन की आइसोलेशन एंड क्वारंटीन, उसके बाद फिर टेस्ट के बाद आप जाएंगे। चलिए जी, बढ़ते हैं क्विकली आगे। एक और मुबारकबाद दे दें, कोरोना से मुताल्लिक दे दूं? अलीम डार को दे दें। अलीम डार को मुबारकबाद। मैच में कोरोना पे हमने लगता है काबू पा लिया है। नहीं, वो तो वाकई हमने काबू पाया कुछ हद तक। वैसे मैं एक इमेज देख रहा था कि जब पहली वेव आई तो पाकिस्तान थोड़ा डरे थे, फिर जब सेकंड वेव आई तो हम ना ट्यूब पहन के आगे कि अब हम इस वेव से ना लड़ लेंगे, और उसके बाद एंटिसिपेट किया कि तीसरी वेव आएगी, हम उस पर झूले झूलेंगे। पाकिस्तानी कुछ ऐसे हैं। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट ने जितना अच्छा काम किया, लेकिन आवाम जो है वो उतनी लापरवाही दिखा रही है। अगर दूसरी लहर की हम बात करें तो अब उसके हमले इसलिए जारी हैं क्योंकि SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया जा रहा। गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान यौमिया 900 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए। अमवात की तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही और अगर गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें तो उस दौरान 1123 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि वायरस से मजीद 12 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। ये एक अलार्मिंग चीज़ है। और अगर हम अपने वज़रा की बात करें, वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब, इनका भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। ट्वीट में उन्होंने वायरस की तस्दीक की है और कहते हैं कि इस पॉजिटिव रिजल्ट के बाद उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। इसी तरह कुछ और पॉलिटिशियंस भी हैं। मुस्लिम लीग नून के मुसद्दिक मलिक साहब कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, इनका भी टेस्ट पॉजिटिव आया। नाउ ही इज़ इन क्वारंटीन और आइसोलेशन। NCOC की जानिब से नई गाइडलाइंस जारी की तो गई, लेकिन क्या उन पर अमल दरामद हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा तो ऐसे में अब हुकूमत क्या सोच रखती है, क्या सख्त कदम उठा सकती है, और इस वक्त सिचुएशन क्या है? क्योंकि हम दुनिया भर की अगर बात कर लें तो कोरोना की सेकंड वेव इस वक्त एक्सपीरियंस की जा रही है और कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पर सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं। और ये सेकंड वेव ज्यादा तबाही फैला रही है। एग्जैक्टली। और जाहिर है महक, हमने फर्स्ट वेव में जिस तरह देखा लॉकडाउन हुआ, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन अब सेकंड वेव में भी अगर हम खुदा ना खास्ता उसी तरह लॉकडाउन की तरफ बढ़ जाएंगे, मईशत का पहिया रुक जाएगा, तालीमी निज़ाम मुअत्तल हो जाएगा, सिचुएशन खासी बिगड़ जाएगी। पहले ही बच्चों का बड़ा नुकसान हो चुका है, पहले ही मईशत का बहुत नुकसान हो चुका है। और ऐसे में अगर हम UK की बात कर लें, ज़ाहिर मैं जिस तरह बात करूँ कि मुख्तलिफ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर फिर से सख्त इक़दाम उठाने जा रहे हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन साहब ने कोविड के बढ़ते हुए केसेस को मद्देनज़र रखते हुए मुल्क भर में 1 माह के लिए लॉकडाउन के नफाज का ऐलान किया है। यूरोप में बरतानिया के अलावा फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और यूनान में रवां साल के दूसरे लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। अब ज़ाहिर है हर मुल्क अपनी सतह का लॉकडाउन करता है, अपने डायनामिक्स को समझते हुए लॉकडाउन करता है, लेकिन जो टर्म लॉकडाउन है, जब पाकिस्तानी इस पर सोचते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर हमने जो लॉकडाउन देखा है उससे खासी हमने परेशानी उठाई है। अगर हम स्पेन की बात कर लें, इटली की बात कर लें, तो वहाँ पर भी हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। फ्रांस यहाँ पर सिर्फ 7 माह में ये दूसरा लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जो कि एक अलार्मिंग चीज़ है ना कि आप अगर इकदाम करें उन पे इम्प्लीमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। 4 हफ्तों का ये लॉकडाउन 29 अक्टूबर से शुरू होगा फ्रांस में, और ज़्यादातर तबाही फ्रांस में ही मची थी। एग्जैक्टली, है ना, मैंने देखा फ्रांस में, स्पेन में, इटली में, ईरान में, ये वो ममालिक है जहाँ पे खासी तबाही तो अभी 31 अक्टूबर से वहाँ पर नफाज कर दिया गया है लॉकडाउन का। चलिए हम जरा पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान इज ऑल्सो फेसिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। हम कितने तैयार हैं? और एक बुनियादी सवाल कि जो फर्स्ट वेव में हमने देखा, जिस लॉकडाउन की तरफ हम बढ़े थे स्टार्टिंग फ्रॉम सिंध एंड अक्रॉस द नेशन, क्या दोबारा हम खुदा न खास्ता उस तरफ तो नहीं बढ़ जाएंगे? ऐसे क्या हालात होंगे कि फिर से लॉकडाउन होगा, या कि हम स्टिक करेंगे टू द पॉलिसी ऑफ माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन और फॉर दैट मैटर स्मार्ट लॉकडाउन? डॉक्टर फैसल सुल्तान इस विदास मुआविन खुसूसी बराए सेहत हैं। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको। डॉक्टर साहब, जाहिर है नो डाउट पाकिस्तान की सिचुएशन बाकी मुल्कों से खासी बेहतर रही है, लेकिन जो हालात हम इस वक्त देख रहे हैं उसमें ज़ाहिर है मौसम का भी एक अमल दखल है। उसमें हम देख रहे हैं फिर से केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। अगर हम 900,000 तक फिर से पहुंच गए हैं, नवंबर अभी स्टार्ट हुआ है, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है और क्या इससे मुताल्लिक इदारे बता रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या सेकेंड वेव भी फर्स्ट वेव की तरह डेडली होगी या कि ये डिफरेंट होगी? ये प्रेडिक्ट करना तो नामुमकिन है, लेकिन जो चीज़ वाज़े और हाथ में है और सामने है वो तो ये है
कि हमारे यहाँ सेकेंड वेव का आगाज़ हो चुका है। जैसे आपने अभी खुद बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 1100 से ज़्यादा तजावुज़ कर गए हैं। जो फिगर्स हैं पॉजिटिव केसेस के, अमवात जो हैं वो पिछले हफ्ते भी 12-14 इस रेंज में रहीं। अब भी कल इसी तरह से ये ट्रेंड चल रहा है। अब मसला ये है कि केसेस अपनी जगह, लेकिन कुछ और जो हैं दादोशुमार वो भी थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाते हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि जो ये पॉजिटिविटी रेट जिसको हम देखते आए ये अब 4% से ऊपर रिपोर्ट हो रहा है। और उसके अलावा हम ये भी देखने में आ रहा है हमें कि मुल्क भर के जो अस्पताल हैं उसमें जहां आज से चंद हफ्ते पहले अगस्त में मिसाल के तौर पे मुकम्मल तौर पे बिल्कुल इक्का दुक्का केसेस रह गए थे, तकरीबन ऐसे लगता था कि बीमारी बहुत लो लेवल पे है, और वो मामला बदल गया है। तकरीबन मुल्क के हर बड़े शहर में जो एडमिशन्स हैं वो बढ़ गई हैं। तो हमें परेशानी या ख़तरा हमेशा यही लाहक रहता है कि हालांकि अभी तो ये एदाद शुमार वो नहीं है जो यूरोप के या यूके के आपने जैसे बताया, लेकिन ये ऊपर जा सकते हैं। और अगर ये ऊपर जाएंगे तो हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर फिर वो बोझ ना पड़े कि जिस तरह हम पहले जून में हम ढूंढते फिर रहे थे कि भाई कहाँ बेड मिलेगा और कहाँ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और एक हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर प्रेशर भी था और एक खौफ भी जो है हमारे सारे सिस्टम पे आ गया था। तो इस चीज़ को रोकने के लिए वक्त यही है। और जैसे आपने कहा कि गाइडेंस तो दे दी जाती है, लेकिन फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। अब अगर हम मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर हम तंग जगह में, भीड़ वाली जगह में, तो फिर ये ख़तरा तो रहेगा। आजकल शादियाँ फुल ब्लूम पे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी चल रही है। इन तमाम चीज़ों में अगर हम मास्क का इस्तेमाल कर लें तो मैं समझता हूँ कि हम अपने रिस्क को शायद आधे से भी कम में काट सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम छोड़ देंगे तो फिर वही मुश्किल आ खड़ी होगी, और हमें ये चैलेंज दरपेश हो जाएगा कि हम क्या बंद करें, कैसे बंद करें, कितने अरसे के लिए करें, और फिर जो उस पर नुकसान है मईशत पे, लोगों की लाइवलीहुड पे, हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, वो हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगा। तो ये आज वक्त है ये एक्शन करने का, और आपके ज़रिए से मैं अपील पहुँचाना चाहता हूँ सारे मुल्क को कि खुदारा इन तमाम SOPs जिनका आप पे इतलाक़ होता है, ख़ुसूसन तंग, गुंजान, हजूम वाली जगहों पे उनको इस्तेमाल कीजिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है सबका अलग अलग तासुर है तमाम तरह SOPs को लेकर। इस तासुर को किस तरह से एक जगह पर लाया जाएगा? क्योंकि हम देखते हैं NCOC का इजलास होता है, सब मौजूद होते हैं, सब मुत्तफिक हो जाते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट की बात आती है तो हर सूबाई हुकूमत की एक अलग अलग सोच हमें नजर आती है। स्पेशली अगर महकम सिंध की बात करें तो यहाँ पर सर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। दैट इज द रीजन रेस्टोरेंट्स भी खुले हुए हैं, पार्क्स भी खुले हुए हैं। अच्छा, ऐसे है जी कि जो गाइडेंस है वो तो होती है, और इम्प्लीमेंटेशन की थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ना सिर्फ अभी बल्कि गुज़िश्ता जो पहली वेव थी उसके दौरान भी लोकल एक जिसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी देनी होती है। उसकी वजह यह है कि हर जगह के हालात, सिचुएशन मुख्तलिफ है। एक छोटा शहर है, एक बड़ा शहर है, एक ज़्यादा गुंजान आबाद है, एक कम गुंजान आबाद है, हर जगह के अदाद शुमार भी फ़र्क हैं। तो हर शहर को हम ज़ाहिर है उनके अपने स्टेटिस्टिक्स तो सामने रखते ही हैं, कुछ उनको ख़ुद भी पता होते हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव मसल चाहिए और जो कानूनी कवर चाहिए वो उसका हमने जिसे कहते हैं ना इन्हसार लोकल गवर्नमेंट पे इसलिए किया है कि इतने बड़े मुल्क में आप एक जगह से यकसा ऑर्डर नहीं इशू कर सकते, सिंपली बिकॉज हर जगह के सिचुएशन भी फ़र्क है और स्टेटिस्टिक्स भी फ़र्क है। नहीं सर, लेकिन अगर ये कहा जाए, लेकिन अगर ये कहा जाए कि 10 बड़े शहर या 11 बड़े शहर ऐसे हैं जहां पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, जहां पर हॉट स्पॉट्स हैं, तो सर फिर तो वहां पर यकसा पॉलिसी का इतलाक होना चाहिए, और ये NCOC ने ही गाइड करना है। पॉलिसी वही है जी, पॉलिसी वही है, लेकिन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा फ़र्क करते हैं। पॉलिसी एक ही है, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का जो तरीक़ाकार है, जो लोकल इम्प्लीमेंटेशन है, नेचुरली वो लोकल ही होती है, वो हमेशा लोकल होती है। आपको मिसाल देता हूँ, एक जगह ज़्यादा गुंजान आबाद है, वहाँ आप स्ट्रीट बाय स्ट्रीट शट डाउन नहीं कर सकते, वहाँ आपको उस पूरी जोन को बंद करना है। इसके बरक्स एक जगह इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स हैं, मिसाल देता हूँ, जो ज़रा खुले बने हुए हैं, उसमें आप स्ट्रीट बाय स्ट्रीट चल सकते हैं। तो इतलाक का मतलब ये है, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है। ब्रॉड पॉलिसी बिल्कुल एक है सर, ब्रॉड पॉलिसी। आज भी 10 बजे हमारा इजलास है NCOC में। अच्छा सर, चलिए, तो बड़ी अच्छी बात आप शेयर करें कि आज भी इजलास है, होगी दोबारा। लेकिन मुझे सर ये बताएं कि जो लास्ट इजलास हुआ जिसमें ये सारा कुछ डिस्कस हुआ, ज़रा सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी भी वहाँ पर थी, क्या सिंध हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था
या ऐसा कुछ शेयर किया गया था कि वो इसका इतलाक नहीं करेंगे, या वो वहां पर राजी थे? वो जो पॉलिसी एनसीओसी ने तय की उस पर सिंध हुकूमत राजी थी? एनसीओसी के जो डिस्कशंस के दौरान मुझे कोई ऐसी सिचुएशन याद नहीं है रिसेंट टाइम्स में जिसमें कोई इत्तफाक राय ना हो। हर कोई एक ही पेज पे है, एक ही बात से मुत्तफिक है। सिर्फ यह है कि उसको इम्प्लीमेंट करने का जो जज्बा या जोर है, अगर उसमें हम कमी करेंगे तो फिर नुकसान। सर एक बात और, क्या आपको लगता है कि फिर से कुछ ऐसे हालात बन सकते हैं? वैसे तो ज़ाहिर हमारी पूरी कोशिश होगी हालात उस तरफ ना जाएं, लेकिन खुदा ना खास्ता केसेस बहुत बढ़ जाते हैं, पॉजिटिविटी रेशो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्या दोबारा से हम कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकते हैं? ऐसी कोई ऑप्शन है? मैं समझता हूँ जी कि अल्लाह ना करे कि इस तरह की ऑप्शन आए या हमें ये फ़ैसला करने की या इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत हो, लेकिन नेशनल डिसीजन मेकिंग में हमेशा तमाम ऑप्शंस ओपन होती हैं। लेकिन हमारी जो ब्रॉड सोच है वो ये है, जो हमने सीखा है वो ये है कि इस मामले को सेट करने के लिए, ठीक जगह पे लाने के लिए ब्लंट इंस्ट्रूमेंट की जगह फाइन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इसका मतलब यह है कि हमें लगातार टारगेटेड और डेटा ड्रिवन लॉकडाउन और स्लो डाउन की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम ये कोशिश करेंगे सारा मुल्क बंद कर दिया जाए। ठीक, डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद है। बड़ी दुरुस्त बात आपने की कि यही कोशिश करनी है कि हम कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ किसी सूरत ना बढ़ें, वो स्मार्ट लॉकडाउन हो या वो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन हो। बेशक कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पर कंप्लीट लॉकडाउन फिर से हो गए सेकेंड वेव में, बट पाकिस्तान और इस पाकिस्तान जैसे ममालिक बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि मईशत हमारी बहुत मुतासर होती है। मईशत मुतासर होती है तो फिर लोगों का रोना कि महंगाई बढ़ गई है। अगर आप पहले से एक चीज को ठीक कर लेंगे तो आई थिंक शायद आगे चीजें खुद ब खुद, हर शहरी की अपनी भी जिम्मेदारी होती है जो निभाने से शायद पाकिस्तानी कासिर में नजर आता है। खैर, पाकिस्तान की बात हो रही है तो पाकिस्तान और भी बहुत सारे काम करता है। क्या करता है कि भारत को हर दफा हमसे मुंह खानी पड़ती है, फिर भी सुधरता नहीं है। अच्छा, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं उसको आती, हया भी नहीं आती। अब अच्छा, अक्सर ये भी होता है कि अगर हमारे पॉलिटिशियन ने कोई बयान दिया और उसके बाद उन्होंने तरदीद कर दी या उसको एक्सप्लेन कर दिया, वो चाहे अपोजिशन के कोई रहनुमा हो, चाहे हुकूमती वज़रा ही क्यों ना हो, अपनी ही बात पिक करना, वो एक जुमला पिक करना और उस पर फिर पूरा शो कर देना, फिर वो पेज पकड़ के पढ़ना कि आपने ये बोला था, ये बोला था और ये बोला था। फवाद चौधरी साहब से मुतालिक मैं ये बात करूं, फिर वो पूरा नहीं सुनते, पूरा नहीं पढ़ते। हालांकि वो पूरा अगर सुन लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि व्हाट एक्चुअली ही सेड। एनीवेज, मैं बात इस वक्त अयाज सादिक साहब की भी करना चाहता हूं, क्योंकि नो डाउट अयाज सादिक साहब के बयान ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से मुतसादिम है उनकी वो गुफ्तगू। दैट इज द रीजन हमारे दुश्मन को मौका मिला है। तो जब दुश्मन को मौका मिले तो इसका मतलब है कि आपने पाकिस्तान से दुश्मनी की है। बिल्कुल, और इस बयान को जवाब बनाकर 27 फरवरी का अगर वाकया सबको याद हो तो उसकी जिल्लत आमेज शिकस्त को भारत ने फतह बनाने की कोशिश की है और ये कोशिश अभी भी जारी है। लेकिन वजीर इत्तलात पंजाब फैयाज हसन चौहान ने भी खूब करारा जवाब दिया। फैयाज साहब वो जो चीज़ों को जोड़ते हैं ना आपस में, बड़ा मजे करते हैं। अभी उन्होंने यही बात की, वो कह रहे हैं कि टीवी पर बैठकर जनरल सनी देओल की तरह धमकियां देना बहुत आसान है, घुसकर मारने की बात है कर्नल संजय दत्त और ब्रिगेडियर अक्षय कुमार सिर्फ फिल्मों में ही कर सकते हैं। आई होप हमारे सुनने वालों को पता चला ये जो कर्नल और जनरल के नाम है ये भारतीय अदाकारों के नाम है। खैर, हमें इसी पर ज्वाइन किया फैयाजुल हसन चौहान साहब ने, उनसे गुफ्तगू करते हैं। फैयाज साहब बेहद शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। कहिएगा, रियासत मुखालिफ बयानी आखिर कहाँ से आ रहा है? स्टेट को क्यों धमकाया जा रहा है? वाले से तो इतना ही कहूँगा कि उनका तो एक ही नारा है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे के मज़दाक। उन्हें तो पता है कि अब उनका तो कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की माशरत में। तो अब वो एक छोटे इंसान बनकर, कमज़र्फ होकर, वो इस वक्त रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो अपने कारकुनान को और अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो जितना वो और उनकी बेटी बेगम सफदर अवान वो रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रही हैं, उतना उनकी पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ और तबाही और बर्बादी जो है वो पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हैं। और हत्ता कि उनके ख़ानदान के अंदर भी, ख़ानदान के अंदर इतनी फूट पड़ी हुई है कि मैं तो पिछले 3 दिन से ये बात कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का तो जाती उम्रा में आना जाना बंद हुआ है और शहबाज शरीफ साहब सख्त गुस्से में हैं। और आपकी जनाब बेगम सफदर अवान साहिबा और उनके जो मामू की फैमिली है, मोहसिन लतीफ़ और जनाब मामूजाद भाई और एहसन लतीफ़ और अब्बास शरीफ साहब, इन सारों फैमिलियों ने मिल के एका किया हुआ है
और इन्होंने ये भी तय कर लिया है कि बेगम सफदर अवान के नाम पे जो है वो पार्टी को इंदराज करवाने के हवाले से वकला से मशवरे भी शुरू कर दिए हैं। तो इनके इस रियासत मुखालिफ बयानिए से इनके ख़ानदान के अंदर फूट, और पार्टी का तो आप देख रहे हैं हर रोज़ हाजिर सर्विस, कोई MNA MPA, कोई साबिक MNA MPA, कोई साबिक वजीर, कोई सूबे का सदर, वो बरमला जो है वो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बयानिए को जो है वो ना तो तक़वियत मिलनी है, उल्टा जो है ये बयानिया जो बेगम सफदर अवान अपने वालिद का झंडा उठा के, अजीत देओल और मोदी का झंडा उठा के जो झंडा लेके निकली थी, उन्होंने अपना आप का भी बेड़ा गर्क कर लिया। सर, जिस तरह आपने कहा कि कुछ रहनुमा PMLN के वो छोड़ते चले जा रहे हैं और जिस तरह वो उस नैरेटिव के अगेंस्ट है, इस पर मैं कमेंट जरूर लूंगा, लेकिन एक बात मुझे बताइएगा, शिबली फराज साहब ने जो इंदिया दिया अयाज सादिक साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का, ज़ाहिर है कौम ये देखना चाहती है, क्योंकि ज़ाहिर है वो रियासत के खिलाफ बात है, वो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी से मुतसादिम है, एक्शन कब होगा? मैं आज आपके टीवी चैनल में एक इंकिशाफ कर देता हूं जो मैंने कल भी किया। ये अयाज सादिक जिस अभिनंदन को छोड़ने के हवाले से पाकिस्तान की फतह को इंडियन एजेंडे पे और अपने मफरूर कायद सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल की शय पे उसको शिकस्त में तब्दील करने की इसने जो नाकाम कोशिश की थी, आज मैं आपको एक ब्रेकिंग दे दूं। 27 मई 1999 आपकी जनाब कारगिल की जंग अरूज में थी। उस वक्त इंडिया का एक त्यारा भी तबाह किया पाकिस्तान की जुर्रतमंद शाहीनों ने और अफवाज ने, और इनका एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचकिटा उसका नाम था, 28 साल उसकी उम्र थी, उसको गिरफ्तार भी किया। और गिरफ्तार करने के बाद उस वक्त वजीर आजम आपके नवाज शरीफ साहब थे। नवाज शरीफ साहब का वैसे ही दिल उस वक्त बीजेपी की हुकूमत अटल बिहारी वाजपेयी के साथ और बीजेपी के साथ और इंडिया के साथ वैसे ही धड़क रहा था जैसे आज भी धड़कता है। उन्होंने उस वक्त आर्मी चीफ को और आर्मी को मना कर दिया, नवाज शरीफ साहब ने, कि इस के नचकिटा को, इस पकड़े गए पायलट को कतन भी पाक फौज की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के कस्टडी में नहीं देना। उसको प्राइवेट कस्टडी में रखा गया, पूरे प्रोटोकॉल के साथ रखा गया, बड़े इज्जत और एहतराम के साथ रखा गया। उस वक्त कारगिल के महाज पे कैप्टन कर्नल शेर खान जैसे जवान शहीद हो रहे थे, उस वक्त अफसरान पाक फौज के शहीद हो रहे थे, और उस मौके पे 2 से 3 दिनों के अंदर ही उस गिरफ्तार किए हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचकिटा उसको जनाब हवाले किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के बड़े तिस्को एहतशाम और बड़े एहतराम के साथ। मैं अयाज सादिक साहब से पूछूंगा कि मुझे जरा इस बात का जवाब दें कि उस वक्त किसकी टांगें कांप रही थी? उस वक्त कौन खौफजदा था? ये मैंने तारीख का एक वर्का खोला है आज आपके टीवी चैनल के जरिए से, आज पूरे पाकिस्तान को भी पता चल जाएगा आपके टीवी समा के जरिए से। तो मैं ये समझता हूँ ये इंतहाई मुनाफिक, बदयानत, कमज़र्फ ये नून लीग और मीम लीग है, और ये अपनी करप्शन और बदयानती और अपनी टकेमारी और अपनी लूटमार और अपनी मनी लॉन्ड्रिंग और अपने एहतसाब के केसेस से बचने के लिए ये मुल्क दुश्मन ताकतों के एजेंडे पे कायम है। हालांकि इनका किरदार मैंने ये इंकिशाफ करके आपके सामने रख दिया कि जिस चीज़ को इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस क्रिटिसाइज करने की कोशिश की हुकूमत को या अफवाज पाकिस्तान को, अपने दौर के अंदर उनके ये आलम था मुनाफिकत का और अपने जनाब करैक्टर का, वो मैंने आज आपके सामने खोल दिया। बिल्कुल। और फैयाज साहब, हम देखते हैं कि अयाज सादिक साहब बहुत सीनियर और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक टाइम के स्पीकर रह चुके हैं नेशनल असम्बली के, फिर उनका ऐसा बयान, तो ऐसे बयान के बाद हुकूमत अब क्या सोच रही है कि नेशनल सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है या कौमी मामलात जो हैं अब सियासतदानों से छुपा कर राज के तौर पर रखे जाएंगे कि ना चीज़ें सामने होंगी, ना ऐसे बयानात आएंगे? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के रियासती इदारों को, इन सबको ये चीज़ सोचनी होगी कि कम से कम लीडरशिप ऐसी लेकर आए कि जिनका ब्लड ग्रुप P पॉजिटिव हो। A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं, P पॉजिटिव, पाकिस्तान पॉजिटिव। मैं हैरान हूँ कि इन लोगों ने सिर्फ अपनी करप्शन और अपनी बदयानती और अपनी मनी लॉन्ड्रिंग और अपनी लूट मार के जो केसेस हैं उससे बचने के लिए इन्होंने रियासत को और धरती माँ को जो है ना वो दाव पे लगा दिया। और उसके बाद ढिढ़ाई देखो
वो अयाज सादिक उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके साथ वो मौलवी फजल रहमान जो साथ खड़ा था। मैं हैरान हूं कि हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। माफी मांगना बुरी चीज नहीं है, छोटा गुनाह हो जाए या बड़ा गुनाह हो जाए, छोटा जुर्म हो जाए या बड़ा जुर्म हो जाए, माफी आला ज़र्फ लोग मांगते हैं। माफी जो है वो बड़ा आदमी मांगता है, माफी जो है वो खुले दिल और दिमाग वाला मांगता है। ये छोटे लोग होते हैं जो इस किस्म की ढिठाई और इतना बड़ा जुर्म, धरती माँ के साथ बेवफाई और उसके बाद भी ढिठाई, तो मैं समझता हूँ कि इनका इलाज होना चाहिए और इलाज होगा इंशाल्लाह। माफ़ी हो भी जाती तो वो नाकाफ़ी रहती, नाकाबिल तराफी नुकसान पहुंचा दिया उस बयान ने फयाज साहब। लेकिन मुझे आखिर में ये बता दें कि जिस तरह हम देख रहे हैं एक बयानिया, और वो कंट्रोल हो रहा है लंदन से। ज़ाहिर है कहा जा रहा है नवाज शरीफ साहब का बयानिया, नवाज शरीफ साहब फीड करते हैं, यहाँ से वो बयान दे दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या PMLN भी तकसीम होने वाले, जैसे कि माजी में हम एक सियासी जमात को देख चुके हैं, क्या फिर हम कहेंगे आइंदा आने वाले दिनों में कि ये PMLN लंदन है और ये PMLN पाकिस्तान है? मैं पिछले कई हफ्तों से एक बात मुसलसल कर रहा हूं कि मीम लीग जितना खुल के खेलेगी वो नून लीग का भी, शीन लीग का भी और मीम लीग का भी बेड़ा गर्क, सत्यानाश और सवा सत्यानाश फेरेगी। आज अल्लाह पाक के करम से पूरी पाकिस्तानी कौम को मुझे सियासी कलंदर मान लेना चाहिए। पिछले 4 दिनों से आप देख रहे हैं अब्दुल कादिर बलोच से लेके जहांगीर खानजादा MPA से लेके मलक एतबार साबिक MNA से लेके मनसब डोगर साबिक MNA से लेके इनके BCO हाजिर सर्विस जनाब आपके MNA MPA और आपके जनाब साबिक MNA MPA खुल खुला के जनाब बगावत पे उतर आए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे पहले पाकिस्तान, अव्वल व आखिर पाकिस्तान, वो मुहिब्बे वतन है। और नून लीग का 100% कारकुन मुहिब्बे वतन है। वो तो बंधे हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये कर क्या रहा है ना सुल्तान व फरूरुद्दीन उर्तुगल और उसकी बेटी बेगम सफदर अमान। लेकिन अब लावा फट गया है, जो पिछले 3-4 दिन से आप देख रहे हैं। हर आने वाला दिन ये लावा आपको फटता हुआ नजर आएगा और मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब की तरह के आपको कई MNA MPA सेंटर नजर आएंगे जो इनके मुंह पे जूते मार के इनको जनाब वो छोड़ेंगे। और बिल्कुल। और फैयाज साहब, ये इनके जो बयानिए हैं, ये बयानिए ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं और फिर हुकूमत सोचती है कि इन बयानियों को रोकने की जरूरत है, और फिर जब हुकूमत रोकती है तो फिर हुकूमत को क्रिटिसाइज किया जाता है। बेहद शुक्रिया, आप बात कर रहे थे हमारे प्रोग्राम में। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नए फोन की। आईफोन नया वाला चाहिए, लेकिन सस्ते में चाहिए। मैं कोई जुगाड़ लगाएं, सस्ते में चाहिए। पाकिस्तानियों से बहुत जुगाड़ कुछ जुगाड़ जरूर लगाते हैं। तो अगर आप अपने पुराने मोबाइल फोन को देखकर तंग आ चुके हैं और इस वक्त नया मोबाइल फोन नहीं खरीद सकते, तो आप बस छोटी सी तब्दीली से अपने मोबाइल फोन को iPhone 12 बनना। क्या मतलब पीछे मार्कर से लिख लेंगे iPhone 12 है? ये अब आप बताएं आगे क्या। एक्चुअली हुआ ये कि एक नया आईफोन का जब से ऐलान हुआ, इसके बाद चीनी मीडिया में आईफोन की एसेसरीज से मुतालिक खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिनमें एक मोबाइल कवर का भी जिक्र है जो पुराने आईफोन के आप लगाएंगे ऊपर और iPhone 12 में वो तब्दील कर देगा। जस्ट एक कवर आपके पुराने आईफोन को नया ब्रांड न्यू iPhone 12 बना देगा। और ये केसेस मार्केट में $52 से लेके $67 तक फरोख्त हो रहे हैं, जिन्हें पुराने मोबाइल पर लगाने के बाद हैंडसेट बिल्कुल आपको नया दिखाई देने लगा। देखा कितने जुगाड़ू हो गए चाइनीज भी। ये क्या के पाकिस्तानी के साथ रह रहे हैं हमने सिखा दी है। हाँ, लेकिन देखिए चाइना हर चीज ईजाद कर लेता है ना। ठीक नहीं है वैसे ये। हाँ, अच्छी बात है, हमें सीखने की बहुत जरूरत है। क्या करें, मंगवा रहे हैं दो आईफोन के कवर, एक आपके लिए, मेरे लिए। आपके पास तो नया फोन है, आप तो छाई हुई हैं, हमें मंगवाना पड़ेगा ये तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 3D प्रिंटिंग की बात करते हैं। साइंसदानों ने 3D प्रिंटिंग और दूसरी जदीद टेक्नोलॉजी से दुनिया की सबसे छोटी किश्ती तैयार की है। ये इंसानी आंख से भी दिखाई नहीं देती क्योंकि इसकी जिसामत सिर्फ 30 माइक्रोमीटर है। इतनी छोटी जी मुन्नी जी कश्ती में फायदा क्या है? नहीं, इसमें बैठना नहीं है, ये इसका फायदा अच्छा क्या है। हॉलैंड की यूनिवर्सिटी और उन्होंने कश्ती नुमा जो शय बनाई है, बेसिकली इसका मकसद ये है कि फॉर इंस्टेंस जो मेडिसिनल पर्पसेस होते हैं, फॉर दैट मैटर अगर आपने कुछ चेक करना है अंदर किसी आर्टरी या वेन में डालकर और उसे मूव करना और चेक करना है, कुछ रिकॉर्डिंग करनी है, तो इसका जो है ना बड़ा ये फ़ायदा हो सकता है मेडिकल की फील्ड में। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। ये तो हमने कुछ इंटरेस्टिंग सी खबर आपको दी और आगे ये मामला रखते हैं आपके
कि जो पहले कहा था कि मैं तो कह रहा था ₹1.57, लेकिन महक इज वेरी पॉजिटिव, उन्होंने कहा कि ₹2 सस्ता हो गया पेट्रोल तकरीबन। ये जो ₹2 हुआ है पेट्रोल, क्या इससे महंगाई में कमी आएगी? क्योंकि ज़ाहिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ी सी ही कम, लेकिन कम होती है और उसका इम्पैक्ट नजर आना चाहिए। लेकिन हमें इम्पैक्ट पता कब नजर आता है? जब पेट्रोलियम प्राइस बढ़ती है इम्पैक्ट फौरन नजर आता है, लेकिन जब ड्रॉप होती है तो इम्पैक्ट नजर नहीं आता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, आ ही ना जाए, आ जाएगा। पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, चिल करें। खैर चिल अवाम तो नहीं कर रही है, क्योंकि अवाम को बड़ी मुश्किलात है महंगाई को लेके। घर का जो किचन है वो चलाना सबसे मुश्किल है, क्योंकि अवाम से दावे किए जाते हैं, अवाम से वादे किए जाते हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो दावों की कलई खुल के सामने आ जाती है। बहुत से बचत बाजार लगाए जाते हैं, लेकिन ये बचत बाजार ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ अवाम के लिए नाम के होते हैं। 10 से 15 रुपए की बचत वहां पर होती है, ये कहा जाता है, लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है। इसमें हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो बचत बाजार लगाए जाते हैं, इसमें ज़ाहिर हमें नजर आता है कि नीयत है कि आवाम को रिलीफ फराहम करना है, बट उसमें इशू क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल, एक बचत बाजार लगाया गया है, इमेजिन कीजिए वो 10 लोगों को या फॉर दैट मैटर 100 लोगों को केटर कर सकते, लेकिन लेने आगे 1000 लोग, तो ज़ाहिर जो 900 लोगों को सामान नहीं मिलेगा, वो तो फिर चीखें चिल्लाएंगे। लोग बल्क में खरीदना शुरू कर देते कि अभी सस्ता है तो खरीद लो, पता नहीं बाद में मिले या ना मिले। और हमें कुछ फुटेज ऐसी मौसूली में है कि वो यूटिलिटी स्टोर से चीनी ली गई, उन पैकेट्स को खोला गया और वही जो सस्ते दाम चीनी ली गई थी वो महंगे दाम बेची गई। तो कुछ अवाम का भी तो कसूर है ना। अवाम को भी चाहिए कि जरा हाथ हुल्ला रखे। खैर मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है महंगाई की और अवाम किन मुश्किलात का शिकार है, ये अवाम क्या शिकायत कर रही है वज़ीर आज़म से और वज़ीर आज़म की टाइगर फोर्स से। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि कहाँ दाम बढ़े हैं, कहाँ कम हुए हैं, कहाँ कंट्रोल हुए हैं, आया आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो जो मुख्तलिफ शहर हैं उनका रुख करते हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे दानियाल, इस्लामाबाद का भी रुख करेंगे और मुख्तलिफ शहरों का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है महंगाई को लेके। क्या वो चीज़ें मिल रही हैं जो कि रेट लिस्ट पर हैं, या फिर 100 रुपये जैसे कि शुएब के साथ हुआ था। शुएब आप चिकन लेने गए थे ना, तो इनके साथ हुआ ये कि इन्हें महंगा दिया जाता है। शुएब तो लड़ पड़े पड़ गए उसे। बंदा पूछे 5 रुपए 10 रुपए बढ़ाएं, वो 106 रुपए बढ़ाते हैं। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल क्या आपको दिखाते हैं। एक तरफ तो महंगाई से पूरा पाकिस्तान परेशान है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही है। मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं। क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत इस महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकी है? टाइगर फोर्स को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, क्या वो अहसन निभा रहे हैं? हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के अंदर, जानेंगे लाहौर की आवाम से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। खुदारा हमारे ऊपर रहम करो यार, हम ये रिक्शा ड्राइवर लोग हैं, हम कैसे कमाएं, कैसे खाएं, क्या करें? इसको गवर्नमेंट लेवल पे कंट्रोल होना चाहिए, ना कि आप लोकली जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है उन लोगों को आप सामने ला के उनको आप अलाउ कर रहे हैं कि वो किसी भी शॉप में जाके, किसी भी जगह पे जाके, इंस्टीट्यूट में जाके वो महंगाई को कंट्रोल करें, जो उनकी अथॉरिटी नहीं है। नेशनल इश्यूज़ के लिए उनको एक पेज पे आना पड़ेगा, वो एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी हुकूमतें भी गई हैं, इतनी महंगाई किसी हुकूमत ने की जो इस हुकूमत में हो गई हैं। इतनी सोच नहीं थी कि 80 रुपये किलो आटा मिलेगा, लेकिन मिल रहा है कहाँ ये कोई पता नहीं। जी तब्दीली आ गई है, महंगाई भी काफ़ी हो गई है, कंट्रोल तो नहीं हो रहा इनसे। फ़िलहाल ये है कि होपफुली उम्मीद है कि खान साहब के मुताबिक कंट्रोल हो जाए और वो करें, जो कि पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा। लाहौर के बासियों ने तो मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। कुछ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है, तो कुछ का कहना है कि तब्दीली जरूर आएगी। अब चलते हैं इस्लामाबाद की तरफ और जानते हैं इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे से कि वहां के शहरियों का क्या ख्याल है। जी सवाल यहाँ पर भी यही कि हुकूमत किस हद तक महंगाई को कंट्रोल कर सकी। वज़ीर आज़म के ऐलानात और टाइगर फोर्स की सरगर्मियों से इस्लामाबादियों को किस हद तक रिलीफ मिला, आइए इन्हीं से जानते हैं। शुरू में जब ये आते हैं अपने मतलब जितना अपनी सीट्स पे आते हैं तो
महंगाई के सिलसिले में लोगों से कहते हैं कि जी हम कम करेंगे, महंगाई को काफ़ी ओवरटेक करेंगे और चीज़ें सस्ती करेंगे। जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे खाना, रोटी है और बाकी सारी चीज़ें जितनी भी हैं जो कि एसेंशियल्स ऑफ लाइफ हैं वो सस्ती होनी चाहिए। खबरों में टाइगर फोर्स का नाम है, बाजार यहाँ पर तो कोई बाजार नजर नहीं आ रही है। जो दुकानदार चाहे जो अपनी मर्जी से रेट लगा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो 100 रुपये की चीज़ मिलती थी वो अभी 400 से 500 रुपये बता रहे हैं। सेकंड हैंड चीज़ें ही देख लें, आवाम की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है। महंगाई बहुत ज़्यादा है इस वक्त। टाइगर फोर्स कहीं नज़र नहीं आया, 3 घंटे से मैं घूम रहा हूँ। पता नहीं क्यों उन्होंने महंगाई की है, इतनी महंगाई रंड दी किराए ते बैठे, रंड देवांगे तो बच्चों देवांगे खान। जो भी सियासतदान है हमारे, ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं। उनको चाहिए कि इधर आए, ये चीज़ें देखें कितनी महंगी है। टमाटर अभी मैंने लिए 180 रुपये के किलो टमाटर मिले हैं मुझे। आप बताएं कि बंदा सब्जी ले, क्या चीज़ें ले, हर चीज़ ये तूफान है महंगाई का। इमरान खान की वजह से नहीं है ना, इमरान खान महंगाई की वजह है। ये पिछली हुकूमत जो गुजरी है ये उनकी कारस्तानी है। इंशाल्लाह ये महंगाई कंट्रोल होगी अल्लाह के फजल से। टाइगर फोर्स जो है ना, ये बनाई हुई है, हर बाजार हर जगह पे ये जाएगी। इमरान खान का साथ दो, ये सब तब्दीली आएगी, थोड़ा सा इंतजार करें। इस्लामाबादियों की अक्सरियत की राय में तो हर महाज पर महंगाई ही तगड़ी निकली। इसी हवाले से मजीद शहरियों की राय जानने के लिए चलते हैं फैसलाबाद। टाइगर फोर्स काम आई, ना ही वजीर आजम के अहकामात ने कुछ असर दिखाया। 24 सहूलत बाजार भी लगे, मगर फिर भी महंगाई का जिन आवाम को रोज़ ब रोज़ तिगनी का नाच नचाता है। संती शहर के बासी महंगाई पर क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवा देते हैं। मुल्क मेरा आज़ाद जे लोगो, वतन मेरा जमहूरी है। हक की गल मैं कर नहीं सकता, इतने बड़ी मजबूरी है। इमरान खान साहब ने कहा था कि महंगाई ख़त्म हो जाएगी, लेकिन गरीब पिस रहा है। गरीब आदमी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। बिल्कुल कहीं महंगाई कंट्रोल नहीं। अब पेट्रोल इन्होंने कहा था 70 रुपये देंगे, एक दिन भी 70 रुपये किसी एक आम शहरी को भी नहीं मिला। 100 रुपये मिलता रहा, 103 रुपये मिलता रहा। और ये बस इनके लारे हैं, झूठे वादे करते हैं, बस इनसे होता कुछ नहीं है। टीम सारी करप्ट है इनके नीचे। सांस आ नहीं रहा, सांस जा रहा है। खाली तकरीरों से पेट नहीं भरता। 16,000 मेरी तनख्वाह है, 7,000 मकान का किराया है। बच्चे स्कूल से मैंने हटा लिए, मैं क्या करूं? आटा कहाँ से पूरा करूं? अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया है, एक सबब बना है, किस से मैं मांगूं? कोई असर नहीं हमने देखा। मैं बाजार से होके आ रहा हूँ, कोई प्राइस नहीं कंट्रोल हुई। चीनी 100 रुपये किलो मिल रही है, हर चीज़ वैसे की वैसे है। टाइगर फोर्स कभी नज़र ही नहीं आई कभी हमें। सब्जियां, दालें, चीनी और अशियाए ज़रूरिया के भाव संती शहर में आवाम के माहाना बजट पर बिजली बन के गिर रहे हैं। शहरी कहते हैं वज़ीर आज़म और उनके अफसरान महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हैं। फैसलाबाद में महंगाई की सूरत हाल तो आपने जान ली, अब रुख करते हैं मुल्तान का। वहाँ से जानते हैं कि महंगाई आवाम के साथ क्या सलूक कर रही है। हुकूमत की जानिब से महंगाई का शिकार करने के लिए टाइगर फोर्स और दीगर इक़दामात तो किए जा रहे हैं। इन इक़दामात से महंगाई कितनी कंट्रोल हुई, आइए मुल्तान की आवाम से जानते हैं। महंगाई में तो बिल्कुल भी कमी वाक़ई नहीं है। डे बाई डे जैसे हम आते हैं, ये एक छोटी सी सब्ज़ी है, यही मैं 300 रुपये की लेके जा रहा हूँ। और जो है मुर्गे का रेट भी 300 रुपये किलो है। हर चीज़ महंगी है। कोई इक़दामात भी कहीं भी नहीं नज़र आते। किसी भी आप शॉप पे चले जाएं, परचून की शॉप पे चले जाएं, गोश्त की दुकान पे चले जाएं, सब्ज़ी वाले के पास चले जाएं, हर चीज़ जो आज आपने ली है कल उससे ज़्यादा महंगी होगी। हमें तो महंगाई में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। कम होने में बहुत ज़्यादा तंग हैं, परेशान हैं कारोबार की वजह से भी और महंगाई की वजह से भी। खाने के लिए लोग तंग हैं पड़े। इसने बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल कर रखा है हम लोगों का। गरीब आवाम बहुत ज़्यादा तंग है इससे, प्राइम मिनिस्टर साहब से। ये महंगाई दिन ब दिन पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है। हुकूमत को चाहिए महंगाई को कंट्रोल करें, जैसे घी, आटा, चीनी की कीमतों में कमी करें और जो है ना अवाम को रिलीफ दें। ये कल्ला इमरान खान का काम नहीं, हम अवाम का भी काम है कि जो चीज़ है वो रेट मुनासिब रेट से बेचे और महंगाई को कम करने के लिए इमरान खान का भी साथ दें, अवाम का भी साथ दें। गरीब अवाम तो पिस रही है। हमारा तो सारा ये कपड़े का काम है। मैं कपड़ा लाता हूँ फैसलाबाद से। कपड़े का रेट इतना हाई हुआ है
वो उन्होंने आप ताजरों ने कर लिया हाई, उन्होंने इमरान खान ने तो नहीं किया तो आप हाई कर लिया। ये जो है ना इन्होंने कहा था कि गंदम हम बाहर से ले आएंगे, लेकिन अभी तक कोई इसका इस तरह की नज़र नहीं आ रही कि गंदम बाहर से आ रही हो, और इन्होंने और भी वादे किए थे लेकिन अभी तक पूरे नहीं हुए। महंगाई को काबू करने के हुकूमती दावे और वादे अपनी जगह, लेकिन अवाम कहते हैं हुकूमत महंगाई का जिन काबू करने में नाकाम दिखाई दे रही है। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। तो हमारे जो नुमाइंदगान हैं मुख्तलिफ शहरों से हमें बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे अलादीन के चिराग, किसने किसको बेचा और फिर फड़ा भी गया, जिक्र होगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब बात करते हैं उन दो बाबाओं की जिन्होंने चूना लगा दिया, पान पे नहीं बल्कि एक डॉक्टर को चूना। भारती तो नहीं था ये डॉक्टर and why only that specific doctor, why not somebody else? Anyways, हुआ इंडिया में ये तांत्रिक बाबाओं ने एक डॉक्टर के लालच का फायदा उठाते हुए उसे 2.5 करोड़ रुपए में अलादीन का चिराग बेच दिया। अच्छा, why that doctor? क्योंकि वो लालची था। उत्तर प्रदेश में इस मुतासरा शख्स ने फ्रॉड का इल्म जब इसको हुआ तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर फ्रॉडियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ी अच्छी बात है, वो गिरफ्तार हो गए हैं और पुलिस ने दोनों जो नामजद मुलजिमान हैं उनसे अलादीन का चिराग भी बरामद कर लिया। ये कहीं पुलिस वाले तो नहीं ट्राई करे रगड़ के उस चिराग को कि शायद जिन भाई बाहर आ जाए? नहीं, ऐसा खैर पहले होता था, अब कहीं नहीं होता क्योंकि अब दुनिया बड़ी मुनाफिक हो गई। तो वो चिराग कहाँ है? ये सवाल है, ब्रेक में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और उसी दौरान अचानक कोई चीता भी टहलता हुआ होटल में दाखिल हो जाए तो आप कर रहे हो आए खाना खा चला जाए, कितना खा लेगा? ये जब आपके साथ होगा मैं उसे तब पूछूंगी। मैं वेजिटेरियन हूँ। जनूबी अफ्रीका के होटल में नहीं आएगा वो। जनूबी अफ्रीका के एक होटल में ऐसा ही हुआ कि चीते की चहलकदमी की एक वीडियो सामने आई है जिसमें बासानी देखा जा सकता है कि वो चीता मजे से होटल में घूम फिर रहा है। चीता सीढ़ियों के जरिए होटल में दाखिल होता है और पूरे रेस्टोरेंट का चक्कर लगाने के बाद किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर वहां से निकल। बहुत ही शरीफ चीता है। नहीं, ये भी हो सकता है महक कि वो फिजिकल डिस्टेंसिंग इंश्योर कर रहा हो कि किसी के करीब नहीं जाना क्योंकि कोरोना वायरस है। आवाम को बता रहा हो। ये एनीवेज खबर चेंज हो चुकी है। मक्खियां आ गई हैं बहुत सारी शहद की एक शख्स के ऊपर। ये चाइनीज है और इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा दिया। नाम दर्ज क्यों कराया इससे मुतालिक भी बता देते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने ये किया कि 63.5 किलो से जायद शहद की मक्खियों को अपने जिस्म पर बिठाया। एक शहद की मक्खी के काटने का दर्द दिनों तक महसूस किया जा सकता है, लेकिन चीनी शख्स ने 1.5 मन मक्खियों को अपने जिस्म पर चिपका लिया। अल्लाह, तो इसको दर्द बाद में क्या हुआ होगा? क्या आई डोंट नो, मे बी उसने वैसी मेडिसिन खा ली दर्द ना हो रहा हो या उसे मक्खियां काटती ना उसका खून इतना कड़वा हो। अपने जिस्म पर सबसे ज्यादा शहद की मक्खियां बिठाने पर उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम हो चुका है और ये कामयाबी है इनके लिए। आई डोंट थिंक सब इसको कोई तोड़ सकता है क्योंकि ऐसा कोई बाहिम्मत शख्स मैं नहीं नेवर नो। खैर, बाहिम्मत लोगों की बात हो रही है तो और भी बाहिम्मत लोगों का जिक्र कर लेते हैं। अब बात करते हैं आजाद कश्मीर के नौजवानों के कारनामे की। वादी नीलम के मकामी नौजवान को पहमाओं ने उनका एक ग्रुप है जिन्होंने नाकाबिले तस्खीर समझी जाने वाली हरी पर्वत चोटी सर कर ली है। हरी पर्वत को आज़ाद कश्मीर की दूसरी बुलंद तरीन चोटी शुमार किया जाता है। हरी पर्वत चोटी कश्मीर में शिव मत के मानने वालों के लिए एक मुकद्दस मकाम की हैसियत भी रखती है। अगर थोड़ा सा गुज़श्ता दिनों की बात की जाए, कुछ गुजरे हुए सालों की बात की जाए तो अगस्त 2015 में सर वाली नामी चोटी सर करने के लिए जाने वाली इस्लामाबाद के कोहपेमाओं की एक टीम थी, 3 रुकनी टीम थी जो कि लापता हुई थी अचानक और कई दिन इनकी तलाश हुई, लेकिन तलाश के बाद कुछ पता ना चल सका कि तीनों कोहपेमा आखिर कहाँ चले गए, उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद से नीलम वैली की पहाड़ी चोटियों के बारे में आम तासुर यही पाया जाता है कि इन्हें सर नहीं किया जा सकता, ये नाकाबिले तस्खीर है। लेकिन ये नौजवान जिनके हम वीडियो दिखा रहे हैं, इन्होंने इस नामुमकिन बात को मुमकिन कर दिया और हमारे साथ एक कोहपेमा मोहम्मद रईस भी मौजूद है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। उनसे जानेंगे कि आखिर ये कैसे कर लिया उन्होंने। मोहम्मद रईस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले तो इस खूबसूरत चोटी के बारे में बताएं कि कितने दिन लगे वहाँ तक पहुँचने में
और कितने लोग थे आपके साथ इस सफ़र में? जी, कोपेमाई के लिए तो नीलम वैली में अगर 18,000 से ऊपर की जो पीक्स हैं वो तो जुलाई में आप कर सकते हैं। जुलाई का महीना जो 15 जुलाई के बाद कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो क्रैक्स पड़ जाते हैं ग्लेशियर के अंदर, तो फिर ख़तरनाक हो जाए। मेरी हुकूमत से एक ही अपील है कि जो भी पीक्स हैं या झीलें हैं उनका एक तो डेटा कलेक्ट किया जाए, हुकूमत डेटा कलेक्ट करे ताकि लोगों को पता चल सके कि नीलम वैली के अंदर कितनी झीलें हैं, आबशार हैं या प्लेस हैं। हुकूमत को पता होना चाहिए ताकि वो आगे ट्रांसफ़र कर सके कि भाई कि ये इतनी झीलें हैं नीलम वैली के अंदर, ये पीक है और ये रूट है इनका, यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो अगर हुकूमत हमें भी जो टूल होते हैं, क्योंकि इनके बहुत महंगा सिस्टम होता है इनका, तो अगर ये टूल पूरी किट मुहैया कर सके तो मैं नीलम वैली के अंदर हमारा जो क्लब है वो सिर्फ 3 महीने के अंदर पूरा डेटा आपको कलेक्ट करके। अच्छा, ये तो आपने बताया कि किस मौसम में जाना चाहिए। थोड़ा सा अगर हम टीम से मुतालिक आपसे जान पाएँ, कितने लोगों की टीम थी जो गई थी, अगर ये आप बता सकें। नीलम वैली में तकरीबन दर्जनों पहाड़ ऐसे हैं जो 15,000 से ऊपर है। आज़ाद कश्मीर की जो सबसे हाई पीक है वो 21,740 फीट सरवाली पीक तोशीरा के नाम से भी इसको पहचाना जाता है। उससे नीचे फिर 17,000, 18,000, 19,000, 20,000 मतलब ये नीचे भी हैं। 15,000 से ऊपर जो पहाड़ है, लेकिन दर्जनों पहाड़ ऐसे हैं जिन पे हुकूमत अगर कोशिश करे, उनको ऊपर कोपेमाई की लोगों की कोशिश करे, पाकिस्तान से बुलाए या गिलगित बल्तिस्तान से लोगों को बुलाया जाए ताकि लोगों को इस्तेमाल किया जाए। तो इससे देखो दर्जनों पहाड़ ऐसे हैं जिन पे सियाहत का काम हो सकता है और लोगों का रोज़गार भी बढ़ सकता है। अच्छा रईस साहब, हमने ये भी सुना है कि इस पहाड़ी चोटी से मकबूजा कश्मीर का पहाड़ी सिलसिला भी नज़र आता है, तो कितना दिलचस्प नज़ारा था ये, क्योंकि उसे तो जन्नत की वादी कहा जाता है। जी बिल्कुल, खूबसूरत तो इतनी थी ये कि इसको लफ्ज़ों में बयान तो नहीं कर सकते खूबसूरती को, अल्लाह की कुदरत को, क्योंकि वहाँ से मकबूजा कश्मीर तक के पहाड़, कारगिल के पहाड़, हिमालयन सिलसिला और उसमें सरवाली और नागा पर्वत और बेताशा वसी पहाड़ एरिया जो नज़र आ रहा था, जिनको हमारी पहचान से भी बाहर थे। मगर ये कि अल्लाह की कुदरत को बयान लफ्ज़ों में नहीं किया जा सकता कि इतनी इंतहाई खूबसूरत और वहाँ से व्यू था हरी पर्वत टॉप से। ठीक, बहुत शुक्रिया मोहम्मद रईस। साथ में आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आपने ये चोटी सर किया, आपकी टीम साथ मौजूद थी। ज़ाहिर है नाकाबिल तस्खीर चोटी समझी जाती थी, लेकिन अब से नहीं, अब आपने इसको सर कर लिया। हाँ बिल्कुल, और अच्छी बात है कि ये जो एजाज़ है हमारे नौजवानों के पास आया है। और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब आपको बताएंगे कि एक आसामी का जिक्र किया जा रहा है और जो इस आसामी का अहल है उसे शाही खानदान में जगह मिलेगी। जी हाँ, बरतानवी शाही खानदान ने उमूर खानादारी के लिए मुलाजमत का इश्तिहार शाया किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस नौकरी के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। शाही खानदान की वेबसाइट पर द रॉयल हाउस होल्ड के नाम से एक आसामी का ऐलान किया गया है। ये दूसरे दर्जे की शागिर्दी की नौकरी है जिसके लिए मुंतखब होने वाला उम्मीदवार विंडसर कैसल में ही रहेगा, जबकि अपने काम के सिलसिले में उसे बकिंगम पैलेस भी जाना पड़ेगा। आप अप्लाई कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है इस दूसरे दर्जे की शागिर्दी करने की। जिसने करना वो करे, उसकी अपनी मर्जी है। एनीवेज, अमेरिका से खबर है कि वहाँ पर ताल्लुक़ रखने वाले बाप और बेटे 4 दहाइयों के बाद एक दूसरे से मिले हैं और जाहिर है ये ऐसे मंजर थे कि वो रो पड़े। बाप और बेटे के इस मिलाप में फेसबुक और फुप्पो का बड़ा अहम किरदार है। देखिए फुप्पो कितनी अहम होती हैं। फुप्पो अच्छी होती है। फुप्पो अच्छी होती हैं। फुप्पो ने इनको मिलवा दिया है। फेसबुक एंड फुप्पो, इनकी बदौलत दोनों एक मरतबा फिर मुलाकात कर पाए। बुजुर्ग पैट्रिक नामी ये शख्स है अपने बेटे जूनियर पैट्रिक से 48 साल कबल बिछड़े थे, जब जूनियर पैट्रिक की उम्र 5 बरस थी। इसके बाद अहले खाना ने जूनियर पैट्रिक को ढूंढने की बहुत कोशिश की, ताहम जूनियर पैट्रिक कहीं मिले नहीं और ये 2-3 रोज़ कबल बाप और बेटे की अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई, जो ऐसी जज्बाती मुलाकात थी कि जिसे जिसने भी देखा वो रो पड़ा। हाँ, एक लंबा अरसा ना जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। खैर आगे बढ़ते हैं और कार्टून की बात कर लेते हैं। टॉम एंड जेरी ने हकीकत का रूप धार लिया। चीन से हकीकी टॉम एंड जेरी की मज़ाहिया वीडियो सामने आई, जिसमें टॉम यानी बिल्ली और जेरी यानी चूहे को एक दूसरे को तंग करते हुए देखा जा सकता है।
कभी बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है तो कभी बिल्ली चूहे से बचती फिर रही है। और जब बिल्ली थक कर हार जाती है तो क्या करती है, वो लेट जाती है। और क्या होता है फिर, गुदगुदी करने के लिए जेरी आ जाता है। अच्छा, सोशल मीडिया में बड़ी वायरल हो गई है वीडियो के इन एक्चुअल दे एग्जिस्ट टॉम एंड जेरी। चलिए देखते हैं आपको पसंद है? मैं तो, मेरा बेटा देखता है, वो मुझे कहता है बाबा टॉमी टॉमी, वो है उसका मतलब है टॉम एंड जेरी लगा दो। ऐसे कार्टून है आप किसी भी उम्र में देख सकते हैं। हाँ वैसे हम देखते हैं, मैं तो बच्चों के साथ सारे कार्टून देखता हूँ, कोकोमेलन हो, वो टॉम एंड जेरी हो, वो कोई भी काफी ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा कार्टून्स हैं जो मेरे बच्चे देखते हैं, मैं वो कार्टून्स बैठ कर देखता हूँ। अच्छा, बढ़ते हैं आगे। बच्चों से जुड़ी एक खबर है। आपको सफ़ा और मरवा तो याद होंगे, पाकिस्तान की सरजुड़ी बहनें, बड़ी अच्छी खबर उनसे मुतालिक चंद रोज़ पहले हमने शेयर की थी कि उनका ऑपरेशन के बाद ज़ाहिर है, बल्कि ऑपरेशंस के बाद उनके धड़े लैदा हुए थे। अब इसी से मुतालिक एक और ख़बर भी है, ऐसी ही एक और ख़बर भी है। अमरीकी डॉक्टर्स ने 24 घंटे की मुसलसल सर्जरी के बाद पैदाइशी तौर पर सर जुड़ी हुई बच्चियों को अलहदा किया है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया है, यहाँ के मेडिकल सेंटर, यहाँ पर पैदाइशी तौर पर सर जुड़ी हुई जो बच्चियाँ थी, उनको जब वो 9 मंथ उनकी एज होगी तो फिर ऑपरेशन का फैसला डॉक्टर्स ने किया। फैसला तो खैर पहले ही कर लिया था जब उनकी बर्थ हुई थी, बट उन्होंने कहा था थोड़ा सा टाइम गुजार लें, तो डॉक्टर्स को 9 माह बाद ज़ाहिर हमने ऑपरेशन किया और 9 माह तक इंतजार करना पड़ा, उसके बाद ये ऑपरेशन हो गया। अच्छी बात है, कामयाब हुआ। और आप ये देखिए महक कि ये वो बच्चियाँ जब एट बर्थ इनके सर जुड़े हुए थे, फिर फ़ौरन से फैसला हुआ, फिर उनको ऑपरेट 9 मंथ्स बाद कर लिया। शायद 1, 2, 3 ऑपरेशन हुए होंगे, वो हो गया। सफ़ा और मरवा थोड़ी सी एज ज़्यादा हुई थी और उनकी काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन हुए थे, बहुत ज़्यादा लागत आई थी, और इस पर फिर ज़ाहिर है पाकिस्तानियों ने स्पेशली दिल खोल कर मदद की थी उस फैमिली की, और उसके बाद वो अब तो खैर माशाल्लाह वापस पाकिस्तान आ चुके हैं। बरतान से ताल्लुक एक उम्मीद की किरण थी ना। देखें, वालिदैन जो है उन्हें उम्मीद दिलाई गई और वालिदैन ने दुआएं की और दुआएं रंग ले आई। एक और उम्मीद की बात करेंगे, ज़रा लेबनान का रुख करते हैं। लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में 4 अगस्त को होने वाले धमाके के बाद हयात नज़र नामी मुसव्विरा ने लेबनानी अवाम में उम्मीद की किरण नई पैदा की है। हयात नज़र ने धमाके से मुतासिर होने वाली इमारतों और अशिया के मलबे से परचम थामे एक लड़की का मुजस्समा तैयार किया है, जिसकी तैयारी में कई हफ्ते लगे हैं। 4 अगस्त को बैरूत में होने वाले धमाके में 200 के करीब अफराद जाँ भाग और 6000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए थे। लेकिन मुसव्विरा जिन्होंने ये काम किया और बताया कि ज़िंदगी अभी बाकी है, ज़िंदगी को जीने के रंग अभी बाकी हैं, और ये वो किरण है जो कि मेरे ख्याल से मौजूदा हालात में हर तरह के अवाम में, हर मुल्क में जगाने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली, ज़रा आप देखें कि किस कदर तबाही है वहाँ पर, लेकिन उसके बाद ये उम्मीद की किरण है कि हमें बहरहाल जैसी भी रात गुजरी हो, जैसा भी वक्त गुजरा हो, जब नया दिन हो, नई सुबह हो, तो फिर नई उम्मीद होती है, और वो उम्मीद हमने जगा के रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और अहम मामला है, पाकिस्तान का एक इलाका है, यहाँ पर मामला कुछ ये है कि यहाँ पर शादी जब होती है तो उसके लिए कोई कागजात नहीं होते, कोई लिखा नहीं जाता, उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, और अगर कहीं साबित करना पड़ जाए कि वो शादीशुदा है तो फिर कोई कानूनी दस्तावेजात नहीं होती। कहीं घूमने फिरने जाएं तो साबित ना कर पाएँ। फॉर इंस्टेंस महक, हमने देखा भी है, अब तो नहीं, पहले हम देखते थे, स्पेशली अगर कपल मरी गया तो पुलिस वाले भी तंग करते थे, तो फिर वो आपके साथ हुए? नहीं, मैं मरी गया ही नहीं था शादी के बाद। आप कब गए थे? मैं मरी गया ही नहीं था, और मैं जहाँ गया था वहाँ हालात बड़े मुख्तलिफ थे। देखिए, कैलाश वो जगह जहाँ पर माशाल्लाह इतनी खूबसूरती है, वहाँ पे इतने मुख्तलिफ रंग, हमें कल्चर उनका इतना पसंद आता है। और जब हमने देखा कि प्रिंस आए थे यहाँ पे, प्रिंस हैरी जब आए थे, वो गए थे यहाँ पे, हम भी जाएंगे। हाँ, जब मौका मिलेगा, जब छुट्टी मिलेगी, हम भी जाएंगे चित्राल जी, जाना चाहिए चित्राल। छुट्टी जो छुट्टी करके आ चुका है वो नहीं जाएगा, जिसको छुट्टी बाकी है वो जाएगा। अब यानी कि मैं जाऊंगा अब। अच्छा जी, कैलाश की अब इसलिए बात ज्यादा करें, कैलाश का जो कबीला है, अलग निजाम है, कुछ अलग निजाम है वहाँ पर कि ज़बानी कलामी शादी हो जाती है, वो ऐसे ही मामला लिखत पढ़त नहीं होती। लेकिन अब खबर यह है कि उसे कानूनी शक्ल मिल जाएगी। इस हवाले से एक एक्ट है, इसकी ड्राफ्टिंग का अमल शुरू हो चुका है, जिसे दिसंबर तक असेंबली में पेश किया जाएगा। और जाहिर है वो एक्ट है, उस पर बात होनी है, उसके बाद ही जाहिर है वो रादर बिल पेश होगा, फिर वो एक्ट बन जाएगा। आई स्टैंड करेक्टेड, वो बिल है अभी जिस पर ड्राफ्टिंग हो रही है। कैलाश की रहने वाले जो है लोग हैं, जब उनकी बात करते हैं तो हज़रत गुल ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करते हैं। हज़रत, बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। कैसी हैं आप? ये भी बताइएगा कि वादे कैलाश में शादी ब्याह का तरीक़ेकार होता क्या है? क्या कोई रजिस्ट्रेशन लोकल लेवल पर होती है या बिल्कुल ही नहीं होती?
तो जब पता चल जाता है कि वो शादी उनके अपने मर्जी से हुए तो कहते हैं कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। इस वजह से फिर वो शादी को मतलब एक्सेप्ट किया जाता है, ओरली एग्रीमेंट किया जाता है। फिर वहाँ पे एक रस्म निभाया जाता है जिसको कहते हैं कलाश कल्चर में माराठ। उसमें फिर लोग आ जाते हैं, सारे गांव के मुतबरात बैठे होते हैं, वो फैसला करते हैं और साथ में जो शराइत रखे जाते हैं वो ओरली होता है। अभी तक कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हमें भी ये रजिस्ट्रेशन का काम मिल जाए तो कलाश कम्युनिटी के लिए ये एक प्रूफ मिल जाएगी। सही, ठीक। अच्छा गुल, मुझे ये भी बताएं कि हम जैसे अपने नाज़रीन को भी बता रहे हैं कि अब ना सिर्फ शादी बल्कि जहेज़ और डिवोर्सेस से मुतालिक भी अब एक्ट जो है उस पर काम होगा। तो शादियों के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक जो एक्ट है जिसके बारे में हम बात भी कर रहे हैं, उससे क्या उम्मीदें वाबस्ता है कैलाशियों की? इस एक्ट के मुतालिक कुछ यूँ कहना है कि इस एक्ट के पास हो जाने से हमें एक फैमिली लॉ मिल जाएगी, हम सिक्योर हो जाएंगे और तलाक और निकाह के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी। ज़ाहिर है ये आपकी उम्मीद है कि इससे सिचुएशन खासी बेहतर हो जाएगी। हज़रत गुल, लेकिन मुझे ये भी बताएं कि क्या जो आपकी कम्युनिटी है या ज़ाहिर है इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं, कोई तजावीज़ आप देना चाहें इस बिल से मुताल्लिक? इसमें मैं ये तजावीज़ देना चाहूँगी, मेरी राय है कि इस एक्ट में कि मर्दों के साथ साथ ख़वातीनों को भी उनका हुकूक मिल जाए। जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी में एक औरत को तलाक के बाद उसको उसका मार हक दिया जाता है। सही, बहुत शुक्रिया हज़रत गुल, मौजूद थी आप। और कैलाश खूबसूरत है और इंशाल्लाह जाएंगे हम, या मैं तो जरूर जाऊंगा, छुट्टी मिलेगी ना, मैंने जाना है। हम वहाँ से ना आपको लाइव लेंगे, हम कहेंगे बताएं वहाँ से क्या लाइव आप मुझे नहीं ले है। सकेंगे, वहाँ डीएसएनडी के साथ जरा मुश्किलात का सामना करना कोई पड़ता नहीं, है। आप लाइव वीडियोस बना के भेज देना ना, ये तो हो सकता है श्रेय। वो थोड़ा आसान भी हो। हाँ। देखिए मैं वीडियोस तो बनाऊंगा, आप लोगों को भी भेज दूंगा। अच्छा, कैलाश से मुतालिक महक, जब भी हमने बात की है तो the first thing that comes into your mind is the dance, the local dance. वहाँ लोग बहुत प्यारे हैं, वहाँ के इतने खूबसूरत लोग हैं, इतना खूबसूरत उनका कल्चर है और हर चीज़ जो है वो इतने मज़े की है और इतनी फेमस है। और क्या फेमस है? डांस की बात हो रही है, और क्या फेमस है? डांस तो ट्रम्प साहब का भी काफी फेमस पिछले दिनों में हुआ, लेकिन क्या ट्रम्प साहब डांस करते रहेंगे? क्या वो इतना खुश रहेंगे? क्योंकि जाहिर है एक दिन बाकी है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं कल, इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। अगर हम फ्लोरिडा की बात करें, नॉर्थ कैरोलिना की बात करें, यहाँ पर कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन रैलियों से खिताब कर रहे हैं। दोनों उम्मीदवारों में सख्त अल्फाज का तबादला फिर हुआ है, पहले भी होता था, अब फिर हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन को डमी और डेमोक्रेट्स को पागल करार दिया और कहा है कि जो बाइडन इंतखाबी जलसों में नफरत फैला रहे हैं। अच्छा, ये हर जगह होता है, पाकिस्तान में भी जब इलेक्शंस होते हैं तो यही रवैया इलेक्शन के बाद भी यही होता है, इलेक्शन के बाद भी यही होता है। लेकिन अब हम अमेरिका की इलेक्शंस की बात करें तो देखना ये है कि इस दफ़ा सदारती कुर्सी किसके हाथ में आती है और 5 अशरों से अमरीकी अवाम को तकसीम कर रहे हैं, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। जो बाइडन ने ट्रंप को डरपोक शख्स करार देते हुए कहा कि पुतिन ने इराक में अमरीकी फौजियों के सरों की कीमत मुकर्रर की, मगर ट्रंप रूसी सदर को ललकारने में खौफ का शिकार थे। साबिक सदर बाराक ओबामा का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदारत को भी रियलिटी शो की तरह चला रहे हैं। और वैसे ये सिर्फ बाराक ओबामा का नहीं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो सीरियस नजर नहीं आते हैं, वो हमेशा जो है वो हंसते रहते हैं, डांस करते हुए नजर आते हैं। हंसना अच्छी बात है। अच्छा, वैसे इससे मुताबिक तो इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब खुद या दैट मैटर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये अनऑर्थोडॉक्स हैं और ये रिलेटेबल हैं। जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं बड़ी रिलेटेबल होती है, ये लोगों को समझने वाली बात होती है। फॉर एग्जांपल, ये एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते, ये जॉब्स की बात करते हैं। अच्छा, अगर हम अमेरिकन इलेक्शंस की बात करें, थोड़ा सा माजी पर नजर दौड़ाएं, अगर जिसने कवर किए इलेक्शंस, तो जो ओपिनियन बेस्ड डे पोलिंग होती है, इससे ये मालूम नहीं हो पाता कि कौन जीतेगा, बड़ा मुश्किल होता है। बिकॉज अगर हमने देखा है 2000 में अगर हम देखें तो एल गोर के साथ जो हुआ, फिर 2016 में जो हिलरी क्लिंटन के साथ हुआ, यानी ये पॉपुलर थे, वोट ज्यादा लिए थे, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज यानी इलेक्शन वाले दिन वो जो है वो हार गए। तो हो सकता है कि इस दफा भी कुछ ऐसा हो, क्योंकि जाहिर है ओपिनियन डे बेस्ड पोलिंग से ये हम नहीं फिगर आउट कर सकते कि कौन जीतेगा। और जिस तरह मैंने 2 एग्जांपल्स दी कि पहले भी ऐसा हुआ है, क्योंकि हिलरी क्लिंटन हो या एल गोर हो, ये पॉपुलर कैंडिडेट्स थे, बड़े मुनासिब कैंडिडेट्स थे, लेकिन हार गए थे।
तो लेट्स सी अब क्या होता है। वैसे स्विंग स्टेट्स की बड़ी गेम होती है, क्योंकि स्विंग स्टेट्स ने ये डिसाइड करना है कि कौन जीतेगा। क्योंकि जैसे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पंजाब, क्योंकि ज़ाहिर है पंजाब का खैर मामला मैं इसलिए कंपेयर नहीं करूंगा बिकॉज पंजाब का मामला ये कि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स पॉपुलेशन है, यहाँ पर सीट्स ज़्यादा पंजाब की हैं, बट वहाँ पर स्विंग स्टेट्स का रोल एंटायरली डिफरेंट होता है, बट होता ज़रूर है और वो डिसाइड करता है कि कौन पायजान जो है ना वो। अच्छा, वैसे ये अमेरिका में भी होता है कि लोग जो हैं पहले बातें किसी और की करते हैं लेकिन जिता किसी और को देते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने देखा कि जो स्विंग स्टेट्स है ना उनकी सोच थोड़ी सी बदली भी, थोड़ा सा उनका नजरिया बदला भी। लेट्स सी इस बार क्या होता है। एनीवेज, जब हम बात अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2020 की कर रहे हैं तो हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम फॉर ट्रंप के सरबराह साजिद तारड़ साहब ने। सर, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जाहिर है जिस तरह मैं एक बात भी कर रहे हैं कि स्विंग स्टेट्स ये डिसाइड करती हैं कि एट द डे ऑफ इलेक्शन कौन जीतेगा। प्री पोलिंग, वहां के हालात, लोगों से आपकी बात भी होगी, आपको क्या लग रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या है, एंटिसिपेट किया जा रहा है कि स्विंग स्टेट्स क्या फैसला करने वाली हैं? कि इसका जवाब ये दूंगा कि मैं प्रेसिडेंट साहब के साथ ट्रैवल कर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, बिलखसूस जो उन स्विंग स्टेट्स में एक पेंसिल्वेनिया स्ट्रॉन्ग स्टेट है और वहां पे उनकी जब रैलीज देखी जाती हैं तो वहां तिल रखने की जगह नहीं होती। वो जिस तरीके से ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल भी अपनी स्पीच में कहा कि 96% मीडिया कवरेज एंटी डोनाल्ड ट्रंप है। CNN जो है वो जर्नलिज्म को छोड़ के सियासत में आ चुका है। कई और इसी तरह के न्यूज आउटलेट्स हैं जो मुसलसल रॉन्ग पोल निकाल के, रॉन्ग डाटा दे के इस वक्त वोटर्स को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। ये सूरत हाल बिल्कुल 2016 की तरह है। मैं विक्ट्री पार्टी वाले दिन स्टेज से 10 फुट के फासले पे खड़ा था और 10 मिनट पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक्सेप्टेंस स्पीच से पहले CNN अभी भी कह रहा था कि हिलरी इज गोइंग टू विन। तो ये असल में मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ नॉन ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन। तो इस वक्त कई लोगों की जो है वो दुकानें बंद होने को हैं। पिछले 4 साल खुल के करप्शन नहीं कर सके, तो वो सारे लोग जो है इस वक्त एक महाज बना के बैठे हैं। लेकिन अवाम का ठाठे मारता समुद्र डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ है। 2-2 दिन पहले लोग आके रैलीज में खड़े हो जाते हैं वर्सेस अब दूसरी तरफ क्या है कि एक सियासतदान जो 77 ईयर्स ओल्ड है, 47 साल से वॉशिंगटन डीसी में बैठा है, थक चुका है, पेशे के लिहाज से वकील है, वो कोविड के बाद इकोनॉमी को किस तरह रिवाइव कर पाएगा, अमेरिका की या पूरी दुनिया की, ये बैलेट पर है और लोग देख रहे हैं। ठीक, साजिद साहब, आप अवाम की बात करें तो इस अवाम में मुसलमान खुसूसन पाकिस्तानियों का क्या तासुर है? क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रंप ने जो पॉलिसीज़ बनाई थी मुसलमानों के लिए वो कुछ अच्छी साबित नहीं हुई थी। कुछ अच्छे उस पर रिमार्क्स ना मुसलमानों के थे ना पाकिस्तानियों के थे। तो अब क्या पाकिस्तानी कम्युनिटी जो वहाँ रहती है, जो मुसलमान वहाँ रहते हैं, वो ट्रंप को दोबारा से सदर बनता देखना चाहते हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी डायस्पोरा इज नॉट इंटरेस्टेड इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। वो अभी भी न्यूयॉर्क, डीसी और बड़े शहरों में पीटीआई के साथ मसरूफ हैं। वो अभी भी नून लीग और पीपल्स पार्टी में मशहूर हैं। उसका वजह ये हुई है कि आप देखें कि यहाँ पे आपको सोमालियन कांग्रेसमैन मिल जाएंगे, इथियोपियन मिल जाएंगे, इंडियन तो खैर बहुत ज्यादा है इस वक्त, लेकिन एक भी न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा आबादी पाकिस्तानियों की है दूसरे शहरों के तनासब से, लेकिन एक काउंसिलमैन भी मौजूद नहीं है। एक तो मैं ये बताना चाहूंगा, और दूसरा जो हमारे ज्यादातर पाकिस्तानी हैं वो भी CNN के विक्टिम हैं। CNN को सारा दिन देखते हैं और CNN ने क्या पिक्चर ड्रा की 2016 से कि डोनाल्ड ट्रंप इज एंटी मुस्लिम, इज एंटी इमिग्रेशन, और ये सारा दिन सुनते हैं प्रोपेगेंडा और अल्टीमेटली शाम को वो प्रोग्राम बना लेते हैं कि जो बाइडेन के पीछे जाएंगे इस वक्त। लेकिन मुसलमान ओवरऑल 2016 में इन्होंने 17% वोट दिए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब को, इस दफा 30% से ज्यादा देंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नहीं, दूसरी कम्युनिटीज भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे आ रही हैं। उनमें अफ्रीकन अमेरिकन, सियाह फार्म और दूसरे हिस्पैनिक। क्योंकि हिस्पैनिक क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वेनेजुएला जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और क्यूबा, और ज्यादातर हिस्पैनिक इन्हीं मुमालिक से आए हैं और उन्होंने सोशलिज्म का असली रंग देख रखा है। तो इसलिए वो सारे डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे आ रहे हैं। मुसलमानों में भी अब काफी बेहतर हालात हैं और दूसरी कम्युनिटीज भी।
डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे आ रही हैं उनकी पॉलिसीज की वजह से। सही। अच्छा साजिद साहब, ज़ाहिर है एक पाकिस्तानी इस खित्ते में रहने वाला कोई शख्स ज़रूर इस नज़र से देखता है अमेरिका में होने वाले इंतखाबात को कि इंतखाबात के बाद यहाँ की पॉलिसी में क्या शिफ्ट आएगा, वो एफ पाक पॉलिसी हो, वो ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात, बिकॉज ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर पड़ता है। इन इंतखाबात के बाद आपको क्या लगता है कि नई सिमत इख्तियार कर सकते हैं ये ताल्लुकात ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ? मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी क्या है, क्या होगी। देखें, जो बाइडन एक ऐसे प्रेसिडेंट के साथ वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बराक हुसैन ओबामा, जिस दौर में पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए, कि जितनी सिविलियन अमवात हुई हैं उनके जिम्मेदार हैं। और वो दूसरा, उनकी वीक फॉरेन पॉलिसी को चाइना और रशिया दोनों ने अब्यूज किया था। चाइना जो है उन्होंने साउथ चाइना सी में जाके बैरक्स बना ली और अमेरिकन एलाइज साउथ कोरिया और जापान को थ्रेट करना शुरू कर दिया। रशिया ने क्या किया, यूक्रेन और क्रीमिया में चला गया और सीरिया में ये रेड लाइन ड्रा करते रहे और उन्होंने वहां पे नेवल बेस बना ली। और दूसरा आखिरी पॉइंट ये बताना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप इज एंटी वॉर प्रेसिडेंट। उन्होंने वो इराक वार के भी खिलाफ थे, अफगानिस्तान के वार के भी खिलाफ थे, और ईरान ने जब अमेरिका का ड्रोन अनमैन्ड ड्रोन गिराया था तो उन्होंने उसमें बड़ी बुर्दबारी का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, इसलिए हम इस पर रिटेलिएट नहीं करेंगे। वो इकोनॉमी को यूज करते हैं, सैंक्शंस और एम्बार्गो को यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए, और मेरे ख्याल में आने वाले दौर में ये एक बेस्ट पॉलिसी। अच्छा साजिद साहब, हमने देखा कि ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को सालिसी की पेशकश की थी। अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से सदारत की कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो क्या इस पेशकश पे अमलन कोई काम होगा? लाजमी उठेगा। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब मेरे ख्याल में जो पिछली 2-3 डेकेड में फर्स्ट प्रेसिडेंट है, क्योंकि कश्मीर का मसला जो है तो 73 साल पुराना है। और यहाँ पे मैं सबसे बड़ी बात आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा, इंडिया बिलियंस डॉलर्स का ट्रेड सिर्फ इसलिए अमेरिका के साथ करता है या करना चाहता है अमेरिका का इन्फ्लुएंस बाय करने के लिए। उन्होंने हाउडी मोदी पे पैसा खर्च किया पानी की तरह, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप किया, अमेरिका से हेलीकॉप्टर खरीदे डिफेंस के, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया, पूरा जोर लगा रहे हैं। और यहाँ पे अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी इज सेकंड टू इजराइल्स लॉबी। इन चीजों के बावजूद जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इमरान खान साहब को इज्जत दी, पाकिस्तान को इज्जत दी और इंडिया की सरजमीन पे जाके पाकिस्तान का नाम लिया। यहाँ मैं एक छोटी सी बात और अर्ज करना चाहूंगा, लोग समझते हैं कि जब आर्बिट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब ऑफर करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दर हकीकत होता यह है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री वर्ल्ड ऑफ अमेरिका ऑफर आर्बिट्रेशन, तो वो क्या होता है, उसके रिजल्ट में वो मसले को उजागर किया जाता है, उस मसले को टेबल पे लेके आया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि ये मसला, दिस इज अ प्रॉब्लम, इट हैज टू बी रिजॉल्व्ड। इंडिया डिफेंसिव होता है, मीडिया कवरेज मिलती है। तो इस चीज को आप ऐसे ना समझें कि इसकी वैल्यू नहीं है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब सेकंड टर्म में आके ना सिर्फ कश्मीर पे तवज्जो देंगे, पैलेस्टाइन और मिडिल ईस्ट पीस प्लान को भी दोबारा रिविजिट करें। ओके, यानी जो बहुत अरसे से मसले हैं खित्तों के, अब तो खित्ता भी नहीं खित्तों के, उस पर नजर रखेंगे। ठीक है साजिद साहब, एक बात और, आफ्टर द इलेक्शंस आपको क्या लगता है वीजा पॉलिसी से मुताल्लिक कुछ नरमी होगी विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान? ऐसी कोई खबर मिलने की उम्मीद है? इस वक्त अगर एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की इमिग्रेशन पॉलिसी अमेरिकन वर्कर फर्स्ट, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान या तकलीफ जो है वो इंडिया को है, क्योंकि वहां से आईटी के लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे आते हैं। उन्होंने उसमें तरामीम की है। उसकी वजह ये थी कि वो चाहते हैं कि अमेरिका की अनएम्प्लॉयमेंट नीचे आए। जिस तरीके से प्री कोविड 3.4% अनएम्प्लॉयमेंट थी, इसी तरीके से वो चाहेंगे कोविड के बाद सबसे पहले अमेरिकन वर्कर्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए। लेकिन पाकिस्तान से कोई भी ऐसा सलूक नहीं किया जाएगा जो इंडिया से बेहतर सलूक हो। मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान से स्टूडेंट आए, यहाँ पढ़ें, पाकिस्तान से प्रोफेशनल यहाँ आए। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की प्रायोरिटी जो है अमेरिकन वर्कर्स के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है। ठीक, बेहद शुक्रिया। साजिद तारक साथ मौजूद थे आप और इलेक्शन से मुताल्लिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। कोई छुट्टी गुजार कर आया है, लेकिन वो छुट्टी क्या जिसमें हमने काम ना लिया हो। हमने लिया मैं कसम से खूब काम, और वहां पर हमने इनको आउटर भेजा। किनसे मुलाकात करके ये आई, क्या खबर हमारे लिए लेकर आई, आपको दिखाते हैं।
लाहौर में जो टैलेंट छुपा हुआ है उसकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो आप सबके सामने लेके आऊँ। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं जितनी तंगो तारी गलियाँ हैं ये, इन गलियों में वो टैलेंट है जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। मेरे कैमरामैन आपको चलते चलते दिखा रहे होंगे, मेरी आवाज़ आपको पहुँच रही होगी। और ये देखें, ये खसूसियत होती है अंदरूने लाहौर की कि यहाँ पर आपको ऐसा माहौल देखने को मिलता है। यहाँ पर ऐसी आपको बगलगीर होती हुई आपको घर देखने को मिलते हैं। और इन्हीं घरों में से एक घर उस शख्स का है जिसकी मैंने तलाश की। और जब मैं ये तलाश कर रही थी तो मेरे जहन में एक सवाल आया, मेरे सामने एक सवाल आया कि आप 50 रुपए को किस तरह से 50 लाख में बदल सकते हैं। जब मेरे सामने ये सवाल आया तो मैं भी आपकी तरह हैरान रह गई, लेकिन मैंने इसका जवाब जानने की कोशिश की और इसका जवाब जानने के लिए मैं आपको इन गलियों में लेकर आई हूँ। जानते हैं कि आखिर वो कौन शख्स है जिसने ये कारनामा किया, उसकी हिम्मत, उसका हौसला और साथ ही साथ उसने क्या सोच के ये चीज़ शुरू की और जब वो चीज़ शुरू हो गई तो उससे लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचा। मैं बात कर रही हूँ वक्कास अहमद की। फ़ख्रे पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तान की शान है। तो आइए आपको वक्कास से मिलवाते हैं, उनके घर वालों से मिलवाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? बड़ा जबरदस्त रंग पहना हुआ है। हाँ, थैंक यू। आगाज इस सफर का कैसे हुआ? आगाज मैंने अपने चंद दोस्तों के साथ मिलकर किया। जब मैं इंटर में था तो कुछ दोस्तों के साथ मैंने सोचा यार हम ऐसा भी काम करें इससे फायदा हो। वो ख़त्म 4-5 लोग थे, हमने जो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह किया। मेरे साथ जब आपकी नीयत साफ हो तो फिर मंजिल आसान हो जाए। नीयत पे सब चीज़ें डिपेंड। और हम लोग 4-5 दोस्तों से अब हम पूरे पाकिस्तान में हर जगह लोग हैं जो मेरे साथ हैं, जो काम करते हैं और सबके सब हम लोग एक ही काम करते हैं। सबसे अहम बात जो ये है कि कमाल जो डोनेशन जो फंडिंग है वो हम पाकिस्तानियों से इकट्ठे, यानी ये पाकिस्तानियों का पैसा है जो एक बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तानियों पे लगाया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं अब आप पूरे पाकिस्तान में जो है इस चीज़ को आप फैला रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग आपको जानते हैं, वही नए दिन के प्लेटफॉर्म से लोग आपको देख रहे हैं, तो इतना मशहूर हो जाना कैसा लगता है? अच्छा भी लगता है, अच्छा है, लोग मिलते हैं, प्यार करते हैं, लोग इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे बड़ी बात है। इस दौर क्या आपको लोग जाने आपकी रिस्पेक्ट करें, वो खुशी होती है। और मैं कभी कभी हंसता हूँ यार आपकी जो शोहरत है आपकी पर्सनल लाइफ को ख़त्म कर देती है। आपकी जो शोहरत है आपकी पर्सनल लाइफ को ख़त्म कर देती है। अच्छा वकास भाई, मुझे ये बताएं कि जब इस चीज़ का आगाज़ किया आपने, आपको लगा कि मुश्किलात होंगी और मैंने इनसे ऐसे निपटना है? बिल्कुल, मुश्किलात आई भी हैं, ठीक है, मुश्किलात आपके साथ साथ रहती हैं और आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। मुश्किलात भी मुश्किलात हैं और मुश्किलात होंगी भी। अब उसमें से गुजरना कैसे है वो मेरा काम है। हाँ, ये देखिए, ये सोच आपकी कि आपने मुश्किलात का सामना कैसे करना है, ये बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, मैं जब आपके घर में दाखिल हुई तो बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, पेस टू लाइफ। मुझे ज़रा बताएं कि ये सोच कैसे आ गई? एक्चुअली जब इंसान खुद गुजरती है उसको एहसास होता है यार ये मसाइल और उनके साथ भी होंगे। और मैं ये समझता हूँ अगर मैं ठीक होता तो शायद मैं ना सोचता। अल्लाह के साथ काम में बेच लिया। अब मैं ऐसा हूँ, अब मेरी वजह से बहुत से लोगों को फायदा है। और ऐसे लोगों के बात में क्यों जिनको वीकेट नहीं थी मैंने प्रोवाइड किया। और जो बेस की वजह से एक्चुअली फाउंडेशन मैंने बनाई थी इसका जिक्र किया 50 रुपये से आगाज़ किया था चंद दोस्तों ने आपस में मिल के। और मुझे भी यकीन नहीं था कि अल्लाह ने मेरे से काम करवाना है। अब हम व्हीलचेयर मेडिकल कैंप और मेरी डिस्पेंसरी है जो इस भाई में वोकेशनल सेंटर है, एम्बुलेंस सर्विस है और जो मेरे बस में है वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा वकास भाई, आप कह रहे हैं 50 रुपये से जब आपने इस चीज़ का आगाज़ किया, मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही है ये जानने की कि वो जो 50 रुपये थे वो कैसे बढ़ गए, उसमें इतनी बरकत कैसे आ गई?
लेकिन आपकी नीयत जो बनता है हमेशा बारिश का पहले एक रह जाता है वो क्या से कतरा से और मैं कुछ स्कूलों में कायम फकिया ईमानदारी पे काम कर और जो पैसा भी आए उसको ईमानत समझ के लगाना और जब आप ईमानत समझ के लगाएंगे और फिर अल्लाह खुद हर काम में बरकत देगा। अच्छा, मैंने आपके घर वालों से भी मिलना है, मैं जानना चाहती हूँ कि भाई आपके वालिदैन, क्योंकि ये सब कुछ आपका ब्रॉटअप होता है, घर का माहौल बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी सोच को पॉजिटिव रखने में, नेगेटिव रखने में। तो आपके वालिदैन से मैं मिलना चाहूँगी जिन्होंने घर का माहौल इतना खूबसूरत बनाया। मैं चाहूँगी कि आप उन्हें बुलाएं, आप उनसे मेरी मुलाकात करवाएं। आपकी बहनें जो हैं मैं उनसे मिलना चाहूँगी। मुझे ये बताएं कि अभी मैं वकास भाई से बात करी थी तो उन्होंने कहा कि मस्बत रहना बहुत ज़रूरी है, नीयत साफ़ होनी आपकी बेहद ज़रूरी है, और ये चीज़ें तब आती हैं एक बच्चे में जब माँ बाप ने घर का माहौल बहुत अच्छा रखा हो। कैसे किया आपने ये? क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे माँ बाप ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जो नफ्सा नफ्सी का दौर शुरू हो चुका है उसमें ये चीज़ मुझे लगता है बहुत बहुत अहम है लोगों के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा है कि नीयत की बात इन्होंने की है। तो इन्होंने मुझे कहा है कि मैंने मैटर करना है। मैंने कहा बेटा आप कैसे करेंगे, आप तो इन्होंने कहा आप मुझे इजाज़त दें। मैं कहा कर लें। मैंने माशाल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट पे मैट्रिक पास कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जीसी में। तो मैंने कहा बेटा, मैं खामोश हो गया। मैं कहा ठीक है मेरी तरफ से इजाज़त है आपको। तो खैर चला गया, इनके एडमिशन भी हो गया माशाल्लाह। वहाँ से इन्होंने BA ऑनर किया है, अब MPhil कर रहे हैं। तो उसके बाद ये अपनी NGO का काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बस चलता है। मेरे लिए तो ये चलती फिरती जन्नत अल्लाह पाक ने मुझे दी। ज़बरदस्त। और जो ये लोगों की जो ये मदद करते हैं हाँ, वो सुकून का बड़ी खुशी होती है। मैं कहता हूँ पहली दफ़ा मैंने के लिए व्हील चेयर मांग कर लेकर आया था। किसी से मांग कर लेकर आया था। मेरा दोस्त था, उसकी बेटी के लिए थी, वो छत पे पड़ी हुई थी। वहाँ से मैंने उतारी है, फिर उसे मैंने धोया है, साफ़ करके घर लेकर आया। तो माँ इसकी रोने लगी कि वकास साहब व्हील चेयर पर जाएगा। मैं क्या बड़ा हो गया, उठाया तो नहीं जाता। तो अब माशाल्लाह मुझे ये खुशी होती है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं व्हील चेयर या ऐसे रमज़ान में राशन तकसीम करते हैं, बड़ी खुशी होती है। और पिछली दफ़ा मैंने देखा ये शादी प्रोग्राम था, ऐसे ऐसे गरीब बच्चे और उनकी माएँ दुआएं देती जा रही थी कि अब हमारा बच्चा जो है वो व्हील चेयर पे आ रहा है, चले हमें उठाना नहीं पड़ेगा। बड़ी खुशी होती है। जो इनकी फाउंडेशन है उसको लेके कभी आए हो आपके पास, अब्बा जी ये मसला हल नहीं हो रहा, ज़रा हल कर दें, थोड़ी हेल्प कर दें? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो मुझ तक होता है ना मैं इनको सलाना दे देता हूँ। अच्छा। हाँ जी, वो मेरी इनके चली जाती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह खुद करते हैं। कभी कभी मुझसे ऐसी टेंशन वाली बात की ही नहीं है, मदद का हो जाती है। अल्लाह जब बात वही होती है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, हम लोग का दारो नीयतों पर है। जब आपकी नीयत साफ है ना जी तो सब कुछ आपको मिलेगा। आप देखें ना, आप कराची से आई हैं इसके के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है। वकास की बहनें भी आ गई हैं, अस्सलाम वालेकुम। इनसे भी बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि ऐसा भाई बाइसे फ़ख्र है और ऐसे भाई को अपने दरमियान पाकर कैसा महसूस होता है जब इनकी दोस्तें इनसे बात करती हैं या भाई आके बताते हैं कि आज NGO में इस तरह से मैंने काम किया, उस तरह से किया, या अब एक नई चीज़ को हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, तो इनका क्या रिएक्शन होता है? अस्सलाम वालेकुम। पहले कौन बात करेगा? आप बड़ी हैं, आप छोटी हैं, है ना? मैंने सही गेस किया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिमाब है। सिमाब है जी। सिमाब, आप वकास भाई से छोटी हैं जी? या आप दोनों छोटी? दोनों, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब भाई ने ये चीज़ शुरू की उस वक्त और अब में क्या तब्दीली थी? सबसे पहली बात यह कि जब भी किसी सफ़र का आगाज़ किया जाता है तो उसमें मुश्किलात आती हैं। मुझे आज भी याद है, मैं छोटी सी थी तो इसी रूम में बैठ के भाई और इनके कुछ फ्रेंड थे तो ये डिस्कस किया करते थे कि यार अभी डोनेशन नहीं है तो हम क्या करें, फ़लाँ बंदा ज़रूरतमंद है। तो वो जब सब मायूसी की बात करते थे उसमें भाई कहते थे नहीं, अगर हमने शुरू किए कुछ सोच के तो उसको पूरा करना है और कहीं ना कहीं से हमें जो है ना डोनेशन मिल ही जाएगी। और वो वक्त और आज का वक्त ये है कि पहले हम एक इंसान को व्हीलचेयर देने के लिए इतनी मुश्किल होती थी और आज हम 50 से ज़्यादा लोगों को एक इवेंट के अंदर जो व्हीलचेयर देते हैं। तो चेंज तो वक्त के साथ आता ही है और ये बहुत पॉजिटिव चेंज है। अच्छा, अब आप छोटे जो बहन भाई होते हैं वो सीखते हैं बड़े बहन भाइयों से, तो भाई से क्या सीखा है? मैंने तो सब कुछ ही भाई से सीखा है क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा
ज़्यादा मैं रहती भाई के साथ थी। कहीं बाहर आना जाना हो इनके साथ, या फिर कहीं ट्रिप्स पे जाते हैं मैं साथ जाती थी। कोई इवेंट होता था उसमें भी मैं इनके साथ साथ ही रहती थी हमेशा। तो इस वजह से मैंने शुरू से लेकर एंड तक जो भी सीखा है कि बात कैसे करते हैं, कॉन्फिडेंस, इवेंट कैसे मैनेज करते हैं और मैनेजमेंट होती क्या है, या अगर कोई मुश्किल आ जाए तो उसको कैसे इंसान ने उसमें से निकलना है, तो मैंने तो सब कुछ इनको देखा और इन्हीं से सीखा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त कि आपके लिए आपके भाई इंस्पिरेशन हो, आपके लिए नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए ये बाइस फ़ख्र है। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ बड़ी बहन भी मौजूद है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुमा है। हुमा, आप मुझे बताएं कि वकास आपसे कितने छोटे हैं? भाई मेरे से बड़े हैं? नहीं, हाँ बड़े अच्छा बड़े हैं, खुद कंफ्यूज हो गई हैं। अच्छा, तो यानी आप दोनों भाई से छोटी हैं। ठीक, अब जैसे कि मुझे सिमाब ने भी बताया कि भाई से ही उन्होंने हर चीज़ सीखी है, आपने भी भाई से ही सीखी हर चीज़? हाँ जी, हर कोई मुश्किलात का सामना कैसे करना, हर वक्त मुस्कुराते रहना। हर वक्त मुस्कुरा के मुश्किलात। हाँ जी, मुश्किलात। अच्छा, लोगों की तनकीद का सामना तो रहता होगा। हाँ जी। लोग तनकीद करते हैं कि नहीं हो सकता, ये कैसे कर लेंगे, फिर उसमें किस तरह से भाई के लिए लड़ती हो? ये वही वाली बात है कि भाई से सीखिए कि तनकीद भी करिए ना, आपने अपने इरादे पे कायम रहना है और जो है अपने काम को जारी रखना है। तो भाई की जो एनजीओ है, कभी सोचा कि अच्छा मैं भी भाई के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाऊंगी या कुछ अलग से करूंगी? हाँ, भाई के साथ है, हम लोग एनजीओ में साथ काम करते हैं। हाँ जी, सारे इवेंट्स पे जो है वो साथ ही जाते हैं। कभी भाई से लड़ाई हुई? बहनों की तो अक्सर होती है, नहीं तो बहुत होती है। इतनी ज्यादा नहीं होती। होती है? हाँ होती है। किस बात पे होती है भाई? ये कुछ मंगवाए तो ये लेट आ जाता है ना, तो फिर इस बात पे हो जाती है। वैसे नहीं होती। भाई को सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? भाई को सबसे ज्यादा वो दाल नहीं खाते, उसके अलावा खा ले हर चीज खा ले। हाँ, दाल बिल्कुल मेरे वाले, ये बिल्कुल बहन भाइयों का एक हिसाब है, मेरे जैसे भाई हैं, मैं भी दाल नहीं खाती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि भाई ने कभी गुस्सा किया? नहीं, कभी भी नहीं? नहीं, हल्का सा भी नहीं, थोड़ा सा नहीं, किया होगा? नहीं, हाँ, ठीक। अच्छा, जब अम्मा कहती हैं कि भाई मेरा तो लाडला, क्योंकि एक बेटा हो तो बहुत लाडला होता है, तो थोड़ी सी जेलसी तो होती होगी? हाँ, हो जाती है, पर खैर कोई नहीं, होता है, चलता है दुनिया। तो जनाब वकास के साथ हम मौजूद थे। वकास भाई अपने घर वालों के लिए भी बहुत मिसाल हैं और इनके घर वाले हम सब के लिए मिसाल है। ऐसा घर, ऐसा माहौल जब आप अपने बच्चों को देंगे तो यकीनन आपके बच्चे दुनिया के लिए मिसाल बनेंगे। और मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि मुझ समेत बहुत सारे लोग ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर, दिली तौर पे माजूर हैं, क्योंकि हम बहुत चीज़ों की हैसियत रखते हुए भी हम नहीं करते। वकास भाई को देखिए, इनसे सीखिए, इनसे जानिए कि आप अपनी ज़िंदगी में छोटी सी चीज़ को बड़ी कैसे कर सकते हैं, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे कैसे ला सकते हैं और कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। खबर हमारे पास टर्की से है, जहाँ पर ज़लज़ला आया था और ज़लज़ले की तबाही से मुतालिक तो हम 2 दिन से बात करते चले आ रहे हैं। मगरबी शहर इज़मीर, यहाँ पर 7 का जो शिद्दत है उसका ज़लज़ला आया था और अमवात की जो तादाद है वो 73 हो चुकी है। ज़लज़ले में 949 अफराद ज़ख्मी हुए। रेस्क्यू एहलकारों ने 34 घंटे बाद 70 साला शख्स को इमारत के मलबे से ज़िंदा निकाल लिया। ज़लज़ले से बेघर होने वालों के लिए 1000 से ज़ायद शेल्टर्स कायम कर दिए गए हैं, जबकि ज़लज़ला मुतासरीन के लिए मज़ीद 1340 शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं। ज़लज़ले के बाद से अब तक 987 आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए हैं। तुर्की और जो इसमें बसने वाले हैं उनके लिए तो दुआ ही है कि अल्लाह पाक उनके हालात पे रहम करे। और जो इस वक्त हालात हैं तुर्की के, क्योंकि ज़्यादातर तादाद इज़मीर में विज़िटर्स की होती है। एक बहुत पुराना शहर है ये तुर्की का, और यहाँ पर विज़िटर्स इसलिए आते हैं क्योंकि सकाफ़त यहाँ की बड़ी मशहूर है, और जैसा कि हमने टर्किश ड्रामों में भी देखा है इस जगह को। तो अल्लाह पाक इनके हालात पे रहम करे, और जितना बुरा ज़लज़ला है अल्लाह करे आने वाले वक्त में ये महफूज रहे। आगे बढ़ते हैं और जेम्स बॉन्ड सीरीज़ के अहम किरदार की बात करते हैं। लेजेंड बरतानवी अदाकार शॉन कॉनरी की बात करते बड़ा इंकशाफ हुआ इनसे मुताल्लिक। क्या इंकशाफ है कि जो जिंदगी के आखिरी उनके साल थे उसमें वो डिमेंशिया का शिकार हुए थे। 90 साला अदाकार की अहलिया ने बताया कि वो अहले खाना की मौजूदगी में पुरसकून नींद के दौरान मौत की वादी में चले गए थे। शॉन कॉनरी
इनकी ऐसी ज़िंदगी नहीं थी कि वो अपनी बात वाज़े ना कर सकते, लेकिन अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में वो इजहार ख्याल करने के काबिल नहीं रहे थे। ज़ाहिर डिमेंशिया के पेशेंट थे ये, भूल जाते थे चीज़ें। और इस तरह के शख्स को अपने घर वालों में ही सुकून मिलता है, घर वालों के दरमियान में सुकून मुयस्सर आता है। अल्लाह पाक इन्हें सेहत दे, क्योंकि ये यकीनन जो भी एक किरदार होता है वो अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपने मुल्क के लिए एक असासा होता है। खैर अभी क्या करना है, अभी हमने ब्रेक लेनी है। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बच्चों की सेहत से मुतालिक हम बात करेंगे कि बच्चों की सेहत से जुड़ा एक अहम मसला वो होता है बॉटल फीडिंग से जो मसाइल बच्चे को फेस करने पड़ते हैं। माँ बाप को नहीं पता होता, तो हम आपको गाइड करेंगे, बल्कि खुद भी गाइडेंस लेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। और अब एक ऐसी खबर है हमारे पास जो कि वालिदैन के लिए इंतहाई अहम है कि वो बच्चे जो बोतल से दूध पीते हैं उनके पेट में प्लास्टिक के ज़र्रात चले जाते हैं, जो कि उनके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। गर्म पानी से जब ये बोतलें धुलती हैं तो ये जो ज़र्रात हैं उसके अखराज का बायस बनता है ये गर्म पानी से धोना। और बच्चों के लिए आने वाली ज़िंदगी में, उनकी मौजूदा ज़िंदगी में चीज़ें कितनी ख़तरनाक होती हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। जनरली ये हमने इस पर बहुत बात की है कि हमारे इन्वायरमेंट में इतना प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक है कि हम उसे इनहेल भी कर रहे हैं अब। लेकिन जो बच्चे हैं, छोटे छोटे से बच्चे जब बॉटल में दूध पीते हैं, और स्पेशली वो प्लास्टिक की बॉटल्स जो फिर हम गर्म करते हैं माइक्रोवेव में भी, और अगर वो प्लास्टिक इतने अच्छे ग्रेड का नहीं है तो फिर उस दूध में या उस और जो भी लिक्विड बच्चा पी रहा है उसमें वो प्लास्टिक शामिल होता है, माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक, यू कॉल इट एनीथिंग, और उसकी वजह से बच्चों की सेहत किस कदर मुतासर हो सकती है। मुझे लगता है कि आजकल ये रुझान ज्यादा है बोतल से दूध पिलाने का और ये प्लास्टिक वाली चीजें इस्तेमाल करने का। तो डिफरेंट स्टाइल के आ गए बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। ये भी एक गलत बात है कि बच्चे जो हैं वो फिर अम्मा अब्बा को तंग भी करते हैं कि हमने यही जो है चीज, इसमें कोई शक नहीं। मैं और इसलिए डॉक्टर्स भी और जनरली हम अपने बड़े बूढ़ों की अगर बात करें वो ये स्पेशली ये कहते हैं कि बच्चे को मदर फीड मिलनी चाहिए और प्लास्टिक की बॉटल्स और ये जो फार्मूला मिल्क है बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए। तो एक तो फार्मूला मिल्क का नुकसान, उस पर हम बहुत बात कर चुके हैं, बट अब ये प्लास्टिक बॉटल्स की वजह से कितनी सेहत मुतासर हो रही है इस पर बात करेंगे। बिकॉज जो फिगर्स हैं वो रफली एवरेज फिगर्स अगर मैं आपके सामने कोट कर दूं तो 3 मिलियन माइक्रो प्लास्टिक्स पर डे आपके बच्चे के स्टमक में जा रहे हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अनोखी खानम ने, पीडियाट्रिशियन फ्रॉम द एप्पल ट्री पीडियाट्रिक्स एंड डायरेक्टर ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ IRD पाकिस्तान। डॉक्टर अनोखी खानम इज विद अस। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कैसी हैं आप? आई एम फाइन। ये स्टडी आपने भी देखी होगी बिकॉज इसमें कुछ रीजन्स का जिक्र किया गया है कि यूरोप के रीजन में ये फिगर थोड़ी सी डिफरेंट है, कुछ और रीजन में फिगर डिफरेंट है, बट रफली 26 लाख माइक्रो प्लास्टिक्स पर डे या फॉर दैट मैटर 3 मिलियन माइक्रो प्लास्टिक्स पर डे, ये बहुत बड़ी फिगर है। So first of all, I would like to re-emphasize जो आपने बोला है कि mother's milk is best. Yes. ठीक है, this has to be emphasized क्योंकि ये फॉर्मूला बोतल्स में हर वक्त नई वाली चीज़ें आती रहती हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही होती है। ठीक है, और ये जो लेटेस्ट स्टडी है, और जब भी आपने अगर आपने रिसर्च किया है तो आपने देखा होगा, आपने खुद ही बोला है कि यूरोप में डिफरेंट फिगर्स है, अमेरिका में डिफरेंट फिगर्स, पाकिस्तान में हमें नहीं पता नहीं कि फिगर्स कौन सी है। और ये भी होती हैं, लोगों को पता नहीं होते कि डिफरेंट किस्म की प्लास्टिक्स भी होती है। ये जो जिस फिगर उन्होंने लिखा है ये पॉलीप्रोफाइलिन के बारे में, इट इज़ कंसिडर्ड अ सेफ प्लास्टिक। ठीक है, द FDA has approved it, मगर नथिंग इज़ 100% सेफ। ठीक है, हमें नहीं पता, दिस इज़ अ लिटिल ब्लैक बॉक्स, हमें नहीं पता कि ये जो प्लास्टिक अक्यूमुलेट हो रही है, इस किस्म की प्लास्टिक जो है जो अक्यूमुलेट हो रही है बच्चों में ओवर द ईयर्स, ये बच्चे के साथ क्या कर रहा है। दूसरी किस्म की प्लास्टिक्स जो होती है, अगर आपने देखा होगा जब आप दुकान में जाकर ख़रीदे होंगे कि BPA फ्री, ठीक है, देन यू हैव ऑल्सो PVC विच इज़ अ डिफरेंट प्लास्टिक। ठीक है, PVC जो होती है इट्स अ कैंसर कॉजिंग प्लास्टिक। ठीक है, PVC blocks hormones in the child, can cause cancer and can cause early puberty in girls. ठीक है, तो द डिफरेंट, सो लोग सोचते हैं प्लास्टिक एक ही होती, प्लास्टिक एक ही नहीं होती, डिफरेंट किस्म की होती। जो बच्चे की बोतल की होती है वो ख़ास तौर की होती, मगर उसके भी हमारे पास अभी तक इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वक्त के साथ ही हमें पता होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ हम देखते हैं कि प्लास्टिक की जो बोतलें होती हैं उनको अक्सर लोग ये कहते हैं कि गर्म पानी से धो लें साफ़ हो जाएगी। तो ये जो रुझान है गर्म पानी से धोने वाला, ये ज़्यादा ख़तरनाक है, बल्कि महक उबालते भी हैं। हाँ, तो
the issue there, it's catch-22. ठीक है, you're damned if you do, you're damned if you don't. Okay, it's a catch-22 क्योंकि ये जो फॉर्मूला होती है वो स्टेराइल नहीं होती है, पानी जो होती है स्टेराइल नहीं होती है, और बोतल जो होती है स्टेराइल नहीं होती. ठीक है, तो इसलिए मैं हर वक्त बोलती हूँ जब अगर आपके पास माँ का दूध नहीं है और आपको बहुत ज़रूरी है बोतल देने के लिए, then that's okay. मगर आपको सही वाला बोतल ख़रीदना है, आपको पैकेज सही से पढ़ना है कि इसको कैसे स्टेरलाइज करते हैं. ठीक है, माइक्रोवेव में प्लीज़ कोई प्लास्टिक चीज़ माइक्रोवेव में मत डालना. WHO गाइडलाइंस होती है हाउ टू स्टेरलाइज योर बॉटल. यू वॉश योर हैंड्स फर्स्ट, सबसे पहले हाथ को धोना, फिर बोतल को गर्म पानी के साथ और ख़ास तौर को बोतल वाला ब्रश के साथ धोना है. सिर्फ इस बोतल के लिए ब्रश के साथ धोना है. ठीक है, और फिर उबले हुए पानी में डालना है. ठीक है, और फिर उबले हुए पानी से निकालना है. Now again the time, they've not given the time frame for how long in the water. It depends on the bottle. Sometimes they say 5 minutes, sometimes they say 10 minutes. तो डॉक्टर साहब शीशे की बोतल भी? Yes, everything. ये बेहतर है. वो स्टरलाइज तो करनी है शीशे की बोतल, वो तो बहुत जरूरी है. Each time you give that bottle to your kid, you have to sterilize that. ये बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दे कि प्लास्टिक की बोतल है, फॉर दैट मैटर कोई भी बोतल स्टरलाइज कैसे करना है. गर्म पानी से धोना है, उसी ब्रश से धोना है, फिर उसे कुछ मिनट के लिए गर्म पानी में रखना है या उबले हुए पानी में रखना है. मुझे बताएं कि नॉर्मली जिस तरह हम बात करें, किसी को पता ही नहीं, नॉर्मली मदर्स को या फॉर दैट मैटर फादर्स को नहीं मालूम. व्हेन वी गो टू अ शॉप टू गेट दैट बॉटल, हमें नहीं पता हम कौन सी बॉटल ले रहे हैं. हम तो 600 किस्म के ब्रांड्स की बॉटल्स पड़ी हैं, क्या पढ़ के लें? पाकिस्तान में यही मुश्किल है ना कि ब्रांड्स को देखते हैं. Yeah, they look at the brands number one and number two. Not everyone can afford. सारे लोग को afford नहीं कर सकते imported bottles जो FDA approved है. ठीक है, और मुझे I'll be completely honest, मुझे नहीं पता है कि हमारी local regulatory bodies जो लोकली बने हुए बोतल्स को चेक कर रहे हैं या नहीं. ओके, ठीक है, मुझे नहीं पता क्योंकि हो सकता है इसके अंदर PVC हो. ठीक है, ठीक है, इसके अंदर BPA लिखा है नहीं है, मगर हो सकता है. डॉक्टर साहब ये भी हो सकता है वो बॉटल जिसके बारे में लिखा हो ये बड़े अच्छे ब्रांड की बॉटल है, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज है, बड़े अच्छे ग्रेड का प्लास्टिक रादर, और ये आप माइक्रोवेव में प्लास्टिक यूज कर सकते हैं. बट इन एक्चुअल उसके अंदर कुछ शायद ऐसा ग्रेड का प्लास्टिक इस्तेमाल ना यूज कर सकें. कोई भी प्लास्टिक माइक्रोवेव में नहीं होना चाहिए. मैं यही चाह रहा हूं, इसको प्लीज एम्फसाइज कीजिए. प्लास्टिक में गर्म नहीं होना चाहिए. खाना गर्म करते हैं वो भी नहीं करना. नो, नथिंग. इसमें मैं ऐड कर दूं क्योंकि हमने इस पर पहले भी प्रोग्राम किए थे कि स्पेशली जो गर्म चाय प्लास्टिक की थैलियों में मार्केट से मिलती है ये भी हार्मफुल है. जो कप्स में चाय मिलती है वो भी हार्मफुल, बिकॉज जो प्लास्टिक है दैट बिकम्स पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर हॉट लिक्विड और फिर वो आप कंज्यूम करते हैं. इट्स हार्मफुल फॉर एवरीवन. एंड डिफरेंट प्लास्टिक, जैसे मैंने बोला मैं आई एम नॉट अ बायोकेमिस्ट सो आई कैन नॉट टेल यू कि कौन सी डिफरेंट प्लास्टिक्स होती है ना, मगर डिफरेंट ग्रेड की होती है, डिफरेंट टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होती है एंड दे कॉज डिफरेंट टॉक्सिक इफेक्ट्स. और जैसे मैंने बोला जैसे आपने बोला शुरू में कि हमारी पूरी एनवायरनमेंट में इतनी प्लास्टिक है कि इट्स कलेक्टिंग. या और मैं हर वक्त बच्चों को माँ बाप को बोलती हूँ कि 1 साल तक फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इफ द चाइल्ड इज ऑन द बॉटल दैट्स फाइन, मगर 1 साल के बाद बच्चे को बोतल से हटा दो. अच्छा, इस टॉपिक पर हम डिटेल से बात करते हैं डॉक्टर साहब. बच्चा शुड बी ऑफ द बॉटल. ये बहुत अच्छी बात आपने की है क्योंकि ये आजकल ना बहुत कॉमन मसला है. बच्चे को 1 साल के बाद बॉटल से हटाना या बॉटल कम करना ताकि वो खाए, क्योंकि खाएगा फाइबर कंटेंट जाएगा तो डाइजेस्टिव ट्रैक अच्छे से एक्ट करेगा. 6 मंथ से बच्चे को सॉलिड्स शुरू होते हैं ना, 1 साल तक बच्चे को सिर्फ 16 to 18 आउंसेस दूध मिलना चाहिए और दूध सिर्फ कैल्शियम के लिए होती है. मेरे पास बच्चे आते हैं जो 2 साल के होते हैं जो 6-7 बोतल दूध पी रहे हैं दिन में. इनकी सिवियर अनीमिया हो रही है. पेरेंट्स सोच रहे हैं हम तो दूध पिला रहे हैं, फॉर्मूला पिला रहे हैं, एडवर्टीजमेंट हो रही है फॉर्मूला की कि ये इतना अच्छी है, इतनी ताकत है. डॉक्टर साहब वो जो बच्चे 6-6 घंटे पैसिफायर के साथ रहते हैं उनका क्या किया जाए? खामोशी इख्तियार की जाए. तो no, whenever the patients come to me about pacifier, I get quiet. I'm just like no pacifier. A big no for that. Pediatricians do not like pacifiers. Okay. We do not like pacifiers. We do not recommend. बताएं ताकि लोग समझ पाएं. मगर unfortunately कोई there's no research to show that it's really bad in the first year other than the plastics. अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि 6 से 1 साल का बच्चा है, आपने भी बताया कि आपके पास जो बेबीज आते हैं वो रोजाना 6-7 बोतल दूध की पी रहे होते हैं, तो 6 से 1 साल के बच्चे के लिए कितनी दूध की बोतल दिन में होनी चाहिए? वो कितना पी सकता है? 6 महीने से 1 साल तक. हाँ, तो इट ग्रेजुअली गोज डाउन. जैसा आपका बच्चा का खाना ज़्यादा होता है, एक एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता है,
जैसे आपका बच्चा का आहिस्ता आहिस्ता से ही इज़ लर्निंग टू ईट, उसकी मिल्क कंजम्पशन गोज डाउन, उसकी दूध कंजम्पशन गोज डाउन, ठीक है, करने देना। बहुत सारे पेरेंट्स पैनिक शुरू हो जाते हैं कि मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा है। मैंने बोला खाना तो खा रहा है ना, आपका बच्चा 5 दफ़ा दिन में खाना 4 से 5 दफ़ा खा रहा है, ठीक है, खाना चाहिए एटलीस्ट 4 टाइम्स, ठीक है। जो 1 साल का बच्चा है, हाँ 1 साल का बच्चा 5 मील्स, 3 मेन मील्स एंड 2 स्नैक्स, ओके, ठीक है। और स्नैक्स एक छोटी छोटी चीज होती है, वो आधा सा नगेट्स भी हो सकता है। होममेड नगेट डॉक्टर साहब, होममेड नगेट। I'm sure you're going to kill me. आप लोगों को एक प्रोग्राम करनी चाहिए, दिखाना चाहिए कि नगेट्स में क्या होती है। नहीं, हम घर वाले नगेट्स की बात कर रहे हैं। घर वाले नगेट्स डॉक्टर साहब जो खुद बनाती है माएं। चलें किसी तरह राजी कर ले, घर वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। पाकिस्तान में अनदर बहुत बड़ी चीज़ जो होती है, मैंने रिकग्नाइज किया है कि मेरे बच्चे में बहुत कॉन्स्टिपेशन हो रहे है और पेरेंट्स बहुत फाइबर दे रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कॉन्स्टिपेशन रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। और फिर मुझे पता चलता है कि बच्चे को 2 दफ़ा दिन में गोश्त मिल रहा है, चिकन या मटन या उसे नूडल्स मिल रहे हैं जिसमें मैदा है। नहीं, प्रोटीन, हाई प्रोटीन क्रिएट्स कॉन्स्टिपेशन। तो एक साथ on one side they're trying to give lots of fiber, on the other side they're giving excess protein, which is कॉन्स्टिपेशन तो रहेगी उसमें। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें फ्राइज खाने का बहुत शौक होता है, हर वक्त अम्मा के बीच में फ्राइज। एक बात याद रखना, 2 साल के कम उम्र के बच्चे को कोई नमक नहीं मिलना चाहिए, कोई चीनी नहीं मिलना चाहिए, कोई जूसेस कैन हैपन आफ्टर 1 ईयर, मगर छोटी छोटी किस्म की लिटिल बिट, ठीक है। शहद 1 साल के बाद अच्छा होता है, 1 साल से कम उम्र से नहीं। और नो जंक फूड। अगर आप मेरे पास बच्चे होते हैं ना जिनके माँ बाप ने बच्चे को पहले 5 साल में कोई जंक फूड दिया ही नहीं है, ये सारी एक्सपोजर नहीं किया है, अच्छा, ये बच्चे इनको आदत नहीं है तो ये खाते ही नहीं है। मेरे घर में एक बच्चा है, वो खुशी खुशी में से किशमिश खा रहा है, नट्स खा रहा है, ठीक है, वो पालक खा रहा है, उसको रोटी नहीं चाहिए, उसकी माँ परेशान हो रही है कि रोटी नहीं खा रहा। मैंने बोला कोई बात नहीं, बच्चा सादा पालक सालन खा रहा है, ऐसा हाथ के साथ। मैंने बोला यही तो चाहिए ना, रोटी का कोई फायदा नहीं है, ये पालक जो होती है। तो अगर आपके घर में कोई कचरा नहीं होता है, कोई जंक फूड नहीं होता है, मेरे घर में कोई चीनी नहीं है, कोई जंक फूड नहीं है, और मेरे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं, उनके घर में हमने शुरू से पैदाइशी से वी मेड द रूल कि घर में कोई जंक फूड नहीं है। उन बच्चे को आदत होती है, हो गई अच्छे वाले खाने, जो भी आप पहले 5 साल में करेंगे वो ज़िंदगी भर रहेगा। तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि इस पे अमल कर लें ताकि आप अपने बच्चे को आगे जाके जो है वो बचा सके अच्छे तरीके। पहले दिन से बचाएं जी, पहले दिन से उनकी अच्छी हैबिट्स डेवलप करें, खुद भी अच्छा यानी खाएं, यानी हेल्दी खाएं, बच्चा आपको देख के कॉपी करेगा। और अगर बहुत दूध मांग रहे थोड़ा दिल पे पत्थर रखें, नहीं दें उसे बहुत ज़्यादा दूध, अगर उसकी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है खाने की तरफ लेकर जाएं, सॉलिड्स की तरफ लेकर जाएं, फिर उसका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा, वो हेल्दी भी रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि अम्मा अब्बा ने बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुना होगा। श्रेब भी बड़े गौर से सुन रहे थे, बड़े गौर से बात कर रहे थे क्योंकि खुद 2 बच्चों के अब्बा हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी। श्रेब वाली बात आज मैं कहूँगी, मास्क लगाएं, समाजी फासले को बरकरार रखें, क्योंकि आप अगर अपनी हिफाजत खुद करेंगे तो अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को आप बचा सकते हैं। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।